guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to the amazing revision class of CA Inter Law. Very good evening to all of you. Very good evening. Good evening, Sania, Kundan, Sejal, Karan. Good evening, Prachi. Good evening, Hetal. Good evening, Tanishka. Good evening, Gauri. Good evening, Anshuman. Good evening, very good evening, Madhusmita, Anamika, Tushar, Neil, Saurabh, Tina, Priyanshu, Ansh. चलो बस, let's start with रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1। आज वाली क्लास के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में काफी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ये सारी डेफिनेशंस जो हैं ये हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। इसके बाद करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फटाफट से इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त। पर अब तुम बोलोगे ये नोट्स कहां मिलेंगे, तो मैं तुमको पहले बता दूं, नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाओ और ये वाले नोट्स की पीडीएफ निकाल लो और प्रिंट करवा लेना और अपने पास रख लेना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को कर दो लाइक और चैनल को कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, चाहे वो रिवीजन वीडियोस हो, चाहे वो राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियोस हो और चाहे वो आरटीपी एमटीपी वीडियोस हो या फिर और सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, वो मिस आउट ना हो जाए, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब मार देना। ठीक है सर। ऑल गुड। चलो जी, आओ सर, हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 जो है उसका रिवीजन। और चैप्टर नंबर 1 में बिल्कुल ही बेसिक सी डेफिनेशंस दे रखे हैं, बट वो डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। तो आपको अच्छे से समझ के चलना है कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पेपर में हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है सर। अब मेरी बात समझना, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। तो कंपनीज एक्ट अगर आप उठाओगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू 470 सेक्शंस। एक बार मुझे फटाफट से कंफर्म कर दो कि ऑडियो एकदम क्लियर है तुमको। यस सर, ऑडियो हमको एकदम क्लियर है। क्या आपको ऑडियो एकदम क्लियर है? हाँ सर, ऑडियो एकदम हमको क्लियर है। ठीक है, चलो। 470 सेक्शंस आर देयर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। सेक्शन 1 जो रहेगा वो आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट रहेगा। इसमें बिल्कुल लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन रखना है डेफिनेशंस के ऊपर और फिर डेफिनेशंस के बाद सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स आपके लीगल प्रोविजन स्टार्ट होते हैं, जिसमें से हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 जो है वो रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट रिवीजन क्लास जो होगी वो होगी चैप्टर नंबर 4 की, यानी कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स की। तो जो लोग ऐसा घर पे सोए हुए हैं वो सोच रहे हैं अभी मजे करते हैं हम लोग, अगली रिवीजन वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, और वो रिवीजन वीडियो अपनी होगी मंडे को। उसके बाद हमारे 3 चैप्टर रिवीजन के कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग रखेंगे राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ऑल द 3 चैप्टर्स, चैप्टर 1, 2 और 4। वो तीनों के चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो आपके उस वाले वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे जो हम राइटिंग प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 रखेंगे। ठीक है सर। चलो, सो आई स्टार्ट विद कि सर कंपनीज एक्ट जो होता है ना वो एप्लीकेबल होता है ऑन द कंपनी। तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपनी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी? कंपनी का मतलब क्या होता है? तो कंपनी का मतलब होता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड या तो इस एक्ट के हिसाब से या फिर कोई एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो कंपनीज एक्ट इस कंपनी एज एक्ट के हिसाब से या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ उसके हिसाब से आपकी कंपनी बनी, उसे कंपनी बोला जाता है। यहां पर लिखा है कंपनी मीन्स अ कंपनी। ये कंपनी जो लिखा है ये यूज हुआ है फॉर द पर्पस एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, यानी कि कंपनी का मतलब क्या है? जो लोग मिलकर क्या बनाएंगे? कंपनी बनाएंगे। जो लोग मिलकर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी। ठीक है सर। अच्छा, ये क्यों लिखा अंडर एनी दिस कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ? पुराने कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी अगर कंपनी बनी थी तो उसको भी अभी भी क्या माना जाएगा? कंपनी माना जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे रिलायंस 1973 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, टाटा स्टील 1907 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो ये सब कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, पहले वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। पर अगर ये पहले वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हैं तो भी हम इनको इस एक्ट के हिसाब से भी कंपनी मानेंगे और पूरा कंपनीज एक्ट इस एक्ट पर भी, इस कंपनीज पर भी लगेगा उसी तरीके से जैसे सारी कंपनीज पे लगता है। ठीक है सर। फिर उसके बाद आगे और समझना
कि सर जब भी कभी हम कोई कंपनी बनाते हैं ना, मैं तुमको थोड़ी सी बेसिक चीजें बताता हूं जो आगे तुमको समझने में काम में आएंगी, और सारी चीजें जो और टॉपिक समझाऊंगा। जब भी आप कंपनी बनाते हो तो आपको पता है कंपनी के साथ आप इनकॉर्पोरेशन, अब तुमने पढ़ लिया है, तो इनकॉर्पोरेशन में सर हम कुछ अटैचमेंट्स लगाते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट अटैचमेंट आती है एमओए और एक अटैचमेंट आती है एओए। एमओए होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जब आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अटैच करते हो ना, तो मेरी बात समझना, सेक्शन 3 आपको याद आ रहा होगा। सेक्शन 3 क्या बोलता था, जब आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो आपको 2 पर्सन रिक्वायर्ड होंगे मिनिमम, पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 पर्सन रिक्वायर्ड होंगे। और यह बात लिखी थी सेक्शन नंबर 3 के अंदर, और मैंने बहुत एम्फेसिस देकर यह क्लैरिफाई किया था कि यहां पर पर्सन वर्ड यूज हुआ है, मेंबर वर्ड यूज नहीं हुआ। तो आप कभी भी नहीं बोलोगे प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 मेंबर चाहिए होते हैं, 2 पर्सन चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 पर्सन चाहिए होते हैं। ये लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं। तो ये लोग मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते थे, याद है हमने पढ़ा था मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये लोग मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते थे, और जब ये मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर देते थे तो ये बन जाते थे सब्सक्राइबर, पर्सन से ये बन जाते हैं सब्सक्राइबर। और उसके बाद जब कंपनी रजिस्टर हो जाती थी, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती थी, तो फिर ये सब्सक्राइबर जो होते थे ये क्या बन जाते थे सर, ये बन जाते थे हमारे मेंबर। सो फर्स्टली दे आर पर्सन, देन दे बिकम द सब्सक्राइबर, देन दे बिकम द मेंबर। और जैसी आपकी कंपनी रजिस्टर होती है तो आपका जो ये मेमोरेंडम और ये आर्टिकल्स वगैरह होते हैं ये आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, और एज पर सेक्शन 399 इनको क्या किया जा सकता है, इंस्पेक्ट किया जा सकता है। ठीक है सर। फिर आप सर ये बताओ, चलो कंपनी तो बन गई, बट कंपनी कितने टाइप की होती है? तो कंपनी होती है 2 टाइप की, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। अब जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनना। ये चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें जो है वो आप लैक कर जाते हो, और फिर पेपर में क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आईसीआई इन चैप्टर्स के ऊपर भी, ऐसे चैप्टर्स पे, ऐसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस पे भी वो आपसे गेम खेलेगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सुनना मेरी बात, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। पर सर हमने तो और भी बहुत सारी कंपनी सुनी है। हमने तो ऐसा सुना है कि एक होल्डिंग कंपनी भी होती है, हमने तो ऐसा भी सुना है सर सब्सिडरी कंपनी भी होती है, हमने तो सुना है सर गवर्नमेंट कंपनी भी होती है। तो बाबू एक चीज ध्यान से सुनो, जो पता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होती है ना, कंपनीज आर ऑलवेज ऑफ 2 टाइप, या तो वो प्राइवेट होगी या वो पब्लिक होगी। उसी में ही कोई और स्पेसिफिक फीचर ऐड हो जाएगा जिससे वो प्राइवेट कंपनी किसी और चीज का स्टेटस ले लेगी, यानी वो है बेसिकली या तो प्राइवेट या पब्लिक। अब उसी की ही कुछ 50% से ज्यादा वोटिंग पावर दूसरी कंपनी ने ले ली तो वो होल्डिंग बन गई, ये सब्सिडरी बन गई। 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने ले ली तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी बन गई। तो आपको ये देखना है कि बेसिकली वो कंपनी कौन सी है, बेसिकली वो कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बेसिकली वो कंपनी प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी। सो व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? सर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होनी चाहिए जितना प्रिस्क्राइब्ड होगा। अच्छा, ये प्रिस्क्राइब्ड कहां होगा? रूल्स में। पर रूल्स में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, रूल्स में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कुछ भी हो सकती है, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 चीजें लिखी होनी चाहिए। आपके आर्टिकल के अंदर 3 चीजें लिखी होनी चाहिए। सर कौन सी 3 चीजें? पहला, एक रेस्ट्रिक्शन, एक प्रोहिबिशन और एक लिमिट। ध्यान से सुनना, एक रेस्ट्रिक्शन, एक प्रोहिबिशन और एक लिमिट। रेस्ट्रिक्शन क्या बोलती है कि आपकी कंपनी के जो शेयर्स होंगे ना उनको फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं किया जाएगा। मतलब द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है केके प्राइवेट लिमिटेड, इसके 3 शेयर होल्डर हैं, एक करण, एक इमरान और एक अमन। और करण के पास 500 शेयर्स हैं, इमरान के पास 300 शेयर है, अमन के पास 200 शेयर है। इमरान चाहता है मैं अपने शेयर बेच दूं, तो क्या वो डायरेक्टली जाके बाहर किसी को शेयर सेल आउट कर सकता है? नो, आप बाहर जाकर किसी को भी शेयर सेल आउट नहीं कर सकते। पहले आपको एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पूछना पड़ेगा। अगर ये लोग मना करेंगे तो आप बाहर जाकर क्या कर सकते हो? शेयर को बेच सकते हो। यानी इनके पास पहले राइट होगा कि ये लोग रिफ्यूज करने का राइट रखते हैं। इस राइट को नाम दिया जाता है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल या प्री एम्प्टिव राइट। व्हाट इज राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल या प्री एम्प्टिव राइट। सर राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल या प्री एम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि पहले अगर वो लोग लेना चाहते हैं शेयर को तो वो ले लेंगे, अगर वो मना करते हैं तो आप जाकर क्या करोगे? बाहर सेल करोगे। दिस इज कॉल्ड द फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन। अब एक बात को और ध्यान से समझ लेना कि हम ऐसा बोलते हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इज माय पॉइंट क्लियर टू यू? जल्दी से बोलो। रेस्ट्रिक्शन वाली बात समझ में आ गई? फटाफट से बोलो। डन 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 डन। रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, अरे जल्दी जल्दी बोलो। अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, जल्दी जल्दी से बोलते हैं। क्यूट क्यूट बच्चे हैं, जल्दी जल्दी से बोलते हैं। क्या हमको रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट हमको याद आ गया।
फिर दूसरी बात मैं बोलता था कि ये कंपनी में मेंबर्स की लिमिट होती है कितना, 200। प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। दोबारा बोलो मेरे साथ, प्राइवेट कंपनी के मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन बी 200। बट जब आप ये 200 कैलकुलेट करोगे तो इस 200 की लिमिट में आपको दो लोगों को इंक्लूड नहीं करना होता। ध्यान से सुन लेना, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। एक तो वो लोग जो सर आज कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में हैं और मेंबर भी हैं, यानी प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु आर मेंबर्स, कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में भी हैं और मेंबर भी हैं, इन लोगों को काउंट नहीं करते। और ऐसे पास्ट एम्प्लॉय जो जब एम्प्लॉयमेंट में थे मेंबर थे, यानी कि मैंने क्या बोला, हु वर मेंबर वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। आपको शेयर कब मिले थे, जब आप एम्प्लॉयमेंट में थे, यू वर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एट दैट टाइम यू रिसीव द शेयर्स। और फिर अब आप क्या हो गए, अब आप एम्प्लॉय तो नहीं रहे बट आप मेंबर की तरह कंटिन्यू कर रहे हो। यू सीज्ड टू बी अ एम्प्लॉय बट यू कंटिन्यू टू बी अ मेंबर। ऐसे वाला पास्ट एम्प्लॉय जो है वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होता। मेरे साथ दोबारा बोलो, कौन कौन 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। सर फर्स्ट, एक तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉय वो काउंट नहीं होगा, और दूसरा पास्ट एम्प्लॉय काउंट नहीं होता। पास्ट एम्प्लॉय वो वाला जो जब पास्ट में हमारा एम्प्लॉय था वो मेंबर भी था, एंड ही वाज अ मेंबर वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, यानी वो हमारी कंपनी का मेंबर तब बना था जब वो एम्प्लॉयमेंट में था, यानी उसको एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में शेयर मिले थे। और अब वो बंदा क्या है, अब वो बंदा एम्प्लॉय नहीं रहा बट अभी वो बंदा मेंबर की तरह कंटिन्यू कर रहा है। तो हम बोलेंगे सर ऐसा बंदा जो है हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। इज माय पॉइंट क्लियर टू यू। सर इनको क्यों काउंट नहीं करते, इनको इसलिए काउंट नहीं करते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज को कंपनी रिवॉर्ड देती है, एम्प्लॉयज को कंपनी शेयर देना चाहती है। अगर हम सारे एम्प्लॉयज को शेयर की लिमिट में, ये मेंबर्स की लिमिट में काउंट करने बैठ गए तो 200 की लिमिट कंपनी की यूं ही एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और कंपनी एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करने के लिए क्या देती है, उनको शेयर देती है। तो इसीलिए कंपनी क्या बोलती है, ठीक है हम उनको शेयर देंगे, दे विल बिकम द मेंबर, बट हम उनको 200 की लिमिट में नहीं काउंट करेंगे। यानी अगर कोई एम्प्लॉय मेंबर बन रहा है तो उससे 200 की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होने वाली, उससे 200 की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होने वाली। और ज्वाइंट शेयर होल्डर को आप हमेशा क्या मान के चलोगे सर, 1 ट्रीट करके चलेंगे। और फिर उसके बाद इसकी सी जो लिमिटेशन होती है, प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन ये बोलता है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो किसी भी सिक्योरिटी के लिए इनविटेशन नहीं भेज सकती पब्लिक को। यानी कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ और हमारी सिक्योरिटीज के लिए सब्सक्राइब करो। किसी भी सिक्योरिटी, यहां वर्ड शेयर नहीं यूज हुआ, यहां वर्ड सिक्योरिटी यूज हुआ है। यानी आप ना तो शेयर ना डिवेंचर, कोई भी सिक्योरिटी के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। इट मींस आप पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकते। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू द प्राइवेट कंपनी की आप पब्लिक इशू लाओ, प्रोहिबिटेड होता है। सर एक वर्ड बताओ, रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या फर्क होता है। रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन में यह फर्क होता है कि रेस्ट्रिक्शन जो होती है ना वो आप कंडीशनल करके कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने क्या बोला, पहले इनसे पूछो, अगर ये लोग मना करते हैं तो बाहर बेच सकते हो, एक रेस्ट्रिक्शन है, वो एक प्रतिबंध है, एक रोक लगाई हुई है। बट प्रोहिबिशन का मतलब होता है वो काम आप कर ही नहीं सकते, वो काम आप कर ही नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ में आई। 3 चीजें जिस कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी रहेंगी वो कंपनी क्या कहलाएगी, वो कंपनी कहलाएगी प्राइवेट कंपनी। उस कंपनी के आर्टिकल में एक रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एक प्रोहिबिशन होनी चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए। और लिमिट में क्या बोला मैंने, 200 लोगों की मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट रहेगी आपके मेंबर्स की। 200 में आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए मैं तुमको एक चीज और समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको एक एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी थी केके प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, केके प्राइवेट लिमिटेड में मान लो 20 ऐसे एम्प्लॉय थे जो मेंबर भी हैं। जो 20 एम्प्लॉय हैं उनको शेयर मिल गए एंड दे बिकेम द मेंबर आल्सो। क्या इन 20 लोगों को हम 200 की लिमिट में काउंट करेंगे? नो। क्या हम इन 20 लोगों को 200 की लिमिट में काउंट करेंगे? नो। फिर इन 20 लोगों ने जॉब छोड़ दी, फिर इन 20 लोगों ने जॉब छोड़ दी बट दे कंटिन्यू टू बी द मेंबर, तो हम बोलेंगे सेकंड वाली एक्सेप्शन की वजह से, ये वाली एक्सेप्शन की वजह से इन लोगों को क्या नहीं किया जाएगा, 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। बस एक चीज ये ध्यान रख लेना कि जो आप ये पास्ट एम्प्लॉय गिन रहे हो ना बेटा, ये पास्ट एम्प्लॉय वो वाले पास्ट एम्प्लॉय हैं जिनको शेयर तब मिले थे जब ये एम्प्लॉयमेंट में थे, जिनको शेयर तब मिले थे जब ये एम्प्लॉयमेंट में थे। इज माई पॉइंट क्लियर टू यू? एक बार जल्दी से बता दो सब लोग। आधे लोग तो चैट ही नहीं करते हैं, आधे लोग तो बोलते हैं एटीट्यूड ही इतना हमारे अंदर, हम क्यों जवाब देंगे। ठीक है सर। फिर यहां पर बोला आप प्रोहिबिटेड होता है, आप पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकते। अब मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप आगे चलकर एक सेक्शन पढ़ोगे, थोड़ा सा तो तुम्हें याद ही होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट याद होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट।
प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता था एक साल के अंदर आप मैक्सिमम 200 लोगों को सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हो। याद है, एक साल के अंदर आप मैक्सिमम 200 लोगों को सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हो, वो प्राइवेट प्लेसमेंट होता था। 200 से ज्यादा कर दिया तो पब्लिक इशू हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना मना होता है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना मना होता है। नहीं नील, तब काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 42, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 42 होता था, और सेक्शन नंबर 42 बात करता था किसकी सर? सेक्शन 42 बात करता था प्राइवेट प्लेसमेंट की। और प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन जो होता था वो ये बोलता था कि एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन एग्रीगेट मिलाकर आप 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी ऑफर नहीं कर सकते। करोगे तो पब्लिक इशू हो जाएगा, 200 तक रखोगे तो प्राइवेट प्लेसमेंट है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट से आपको आंसर करना है। अगर मान लो एक कंपनी है, ठीक है, और उसका नाम है केके प्राइवेट लिमिटेड। अगर ये कंपनी एक साल में 200 लोगों को इक्विटी शेयर ऑफर करती है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट होगा या पब्लिक इशू होगा? जल्दी जल्दी आपको आंसर करना है। अगर एक कंपनी केके प्राइवेट लिमिटेड एक साल के अंदर 200 लोगों को इक्विटी शेयर ऑफर करती है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट होगा या पब्लिक इशू होगा? सर ये प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। पीपी लिख देना प्राइवेट प्लेसमेंट, पीआई लिख देना पब्लिक इशू। ठीक है, ये क्या होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट होगा अगर आपने 200 लोगों को इक्विटी शेयर ऑफर करे। ठीक है, आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को सिक्योरिटी ऑफर करी, दिस इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप 200 लोगों को और इक्विटी शेयर ऑफर करते हो, यह प्राइवेट प्लेसमेंट है या पब्लिक इशू है? अगले फाइनेंशियल ईयर में और 200 लोगों को इक्विटी शेयर ऑफर करते हो, केके प्राइवेट लिमिटेड और 200 लोगों को इक्विटी शेयर ऑफर करती है। नाउ दिस इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू। नाउ दिस इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू। सबके सब गलत, सबके सब गलत, लाइन लगा के गलत आंसर है, लाइन लगा के आंसर इज ये अलाउड ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, तुम एक चीज पढ़ते हो दूसरी भूल जाते हो। तुमको लग रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट है सर, आप क्या कह रहे हो? प्राइवेट प्लेसमेंट ही तो होगा। देखो, एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 200 का ऑफर करा, प्राइवेट प्लेसमेंट है। अगले फाइनेंशियल ईयर में 200 का ऑफर करा, प्राइवेट प्लेसमेंट है। अबे नालायक, ये प्राइवेट कंपनी है, और अगर ये प्राइवेट कंपनी है, एक साल में 200 लोगों को शेयर दे चुकी है, तो 200 मेंबर बन गए ना। और अगर इसके 200 मेंबर बन गए, और अब अगर इस साल और 200 लोगों को इक्विटी शेयर ऑफर कर भी दोगे, तो भाई वो पब्लिक, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कैसे रही? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ही कितने हो सकते हैं दोस्तों? तुम लोग ये वाली चीज को समझने के चक्कर में फिर बी वाला पॉइंट भूल गए। ओ आंटी मुझको शर्म आ रही। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? भाई अगर एक साल में इक्विटी शेयर देते हो 200 लोगों को, तो ठीक है, 200 मेंबर बन गए, वो प्राइवेट प्लेसमेंट से हो गया। बट अगले साल फिर तुम प्राइवेट प्लेसमेंट ला तो सकते हो, बट ला नहीं पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे? क्योंकि अगर तुमने अगले साल फिर 200 लोगों को शेयर दिए, तो फिर तुम्हारे मेंबर ज्यादा हो जाएंगे 200 से। समझे? ओ, आगे एक और बात समझना चाह, एक साल में 200 लोगों को डिबेंचर दे दिए, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? यस। अगले साल में फिर 200 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट से डिबेंचर दे दिए, ये है? यस। क्योंकि डिबेंचर से मेंबर नहीं बनते, मेंबर शेयर से बनते हैं। तो आप हर साल 200 200 200 200 करके प्राइवेट प्लेसमेंट से डिबेंचर देते चले जाओ। लॉ मेकर बोलता है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको दिक्कत है शेयर वाले केस में। मेंबर्स नहीं होने चाहिए 200 से ज्यादा, और पब्लिक इशू आप लेकर नहीं आ सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो फिर इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर सर? पब्लिक कंपनी के ऊपर। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। सर ऐसी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है, और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होनी चाहिए जितनी प्रिस्क्राइब्ड होगी। सर कितनी प्रिस्क्राइब्ड है? कुछ भी नहीं। अब्बा डब्बा जब्बा, अभी कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो कितनी भी आपकी पेड अप शेयर कैपिटल हो सकती है। बट एक बात ध्यान रखना कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके आर्टिकल में वो तीन चीजें होती हैं, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन। बट पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में वो तीन चीजें नहीं होती, ना रेस्ट्रिक्शन होती है, ना प्रोहिबिशन होती है, और ना लिमिट होती है। यस। और फिर इसके बाद इसने बोला अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी बन जाती है पब्लिक कंपनी की, तो वो भी क्या मानी जाएगी? एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। एनी प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। तो डोंट यू थिंक हमको यह समझना भी जरूरी है कि सर
होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो यहां जो मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है ना, ये मैं अभी वापस लौटूंगा, पर पहले होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा के आऊंगा फिर लौटूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं तभी समझा पाऊंगा तुमको। तो अब मेरे को नेक्स्ट टॉपिक समझाना है, सर व्हाट इज होल्डिंग कंपनी एंड व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी। चलो मेरे साथ बोलो, सेक्शन अगर आपको याद करना है तो होल्डिंग कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 46, सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 87, होल्डिंग कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 46, सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 87। सर सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है? पहली बात तो सब्सिडरी कंपनी क्या होनी चाहिए? एक कंपनी होनी चाहिए, यानी ये बनी 2 क्लॉज 20 के हिसाब से होनी चाहिए, या तो इस एक्ट में बनी हो या पुराने कंपनीज एक्ट में बनी हो, यानी इट मस्ट बी अ कंपनी, इट मस्ट बी अ कंपनी। और जिस कंपनी के क्या हो जाए, या तो उस कंपनी की सामने वाली कंपनी कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर ले उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, मतलब अगर हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन सामने वाली कंपनी कंट्रोल कर लेती है तो वो कंपनी होल्डिंग बन जाएगी और ये कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी। अरे तुमको समझा? ओ भाई तुमको बात समझ में आई या नहीं आई? ओ भाई अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल अगर ये कंपनी ले लेती है तो ये होल्डिंग बन गई और ये सब्सिडरी बन गई, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, अगर ये कंपनी या तो खुद या फिर अपनी और सब्सिडरीज के साथ मिलकर किसी दूसरी कंपनी का, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का क्या ले लेती है, मोर देन 50% वोटिंग पावर, हेलो मोर देन 50% वोटिंग पावर, तो फिर भैया वो कंपनी हमारी सब्सिडरी बन जाएगी, हम उसके होल्डिंग है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर एक्वायर कर लेती है तो फिर वो कंपनी हमारी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी, हम उसके होल्डिंग बन जाएंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर देन 50%? व्हाट इज मोर देन 50%? जल्दी से बता दो, व्हाट इज मोर देन 50%? मोर देन 50% का मतलब क्या होता है? हां जी, मोर देन 50% का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड मोर देन 50? मुझे पता है कुछ लोग गलत आंसर देंगे, उसका वेट कर रहा हूं मैं तो। वेरी गुड। तो जिन लोगों के आंसर आए हैं 51%, वो अपने आप को छुटकू से ऐसी चपेट लगा लेंगे क्योंकि आंसर इज रॉन्ग। 50% इज 51% जिनका आंसर आया वो गलत है। क्यों सर? 50% का मतलब होता है 50% से हल्का सा भी ज्यादा हुआ ना वो मोर देन 50 हो जाएगा। अगर एक कंपनी के 1000 शेयर है तो आप बोल रहे हो 51%, यानी कि क्या मैं उसके 510 शेयर लूं तब मेरे पास उसका 50% से ज्यादा स्टेक आएगा? अरे नहीं, मेरे पास 501 शेयर भी आ गए ना, मेरे पास उस कंपनी का मोर देन 50% आ जाएगा। और अगर मेरे पास उस कंपनी का मोर देन 50% आ गया तो भाई हम बोलेंगे हमारे पास उस कंपनी का मोर देन 50% वोटिंग पावर आ जाएगा, तो वो हमारी सब्सिडरी बन जाएगी और हम उसके होल्डिंग बन जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। तो या तो आप सामने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल कर लो, या फिर आप सामने वाली कंपनी का मोर देन 50% एक्वायर कर लो। अब आपको सामने वाली कंपनी का मोर देन 50% एक्वायर करना कैसे है मैं वो समझाता हूं, उसमें काफी सारी चीजें हैं, सुनना। अगर एक कंपनी सामने वाली कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर एक्वायर करती है तो ये होल्डिंग हो गई और ये सब्सिडरी हो गई। मैंने बोला कि सर फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक टी लिमिटेड है, उसमें 100 प्रेफरेंस शेयर है, 90 इक्विटी शेयर है। अगर ये इस कंपनी के लिमिटेड इस कंपनी के 100 प्रेफरेंस शेयर एक्वायर कर लेती है तो क्या ये हमारी सब्सिडरी बनेगी? नो। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमने इसके प्रेफरेंस शेयर एक्वायर करे और प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग पावर नहीं होती। सेक्शन में वर्ड लिखा है वोटिंग पावर एक्वायर करनी है मोर देन 50%। शेयर कैपिटल एक्वायर करने को नहीं बोला उसने, शेयर एक्वायर करने को नहीं बोला उसने, बोला वोटिंग पावर होनी चाहिए तुम्हारे पास। वोटिंग पावर इक्विटी से आती है, वोटिंग पावर प्रेफरेंस से नहीं आती, ये बात ध्यान रखना। वोटिंग पावर प्रेफरेंस से नहीं आती, वोटिंग पावर इक्विटी से आती है। अच्छा सर इसके 90 इक्विटी शेयर थे, मैंने 45 इक्विटी शेयर ले लिए, तो क्या अब होल्डिंग है? नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट 50% लिया अभी आपने, आपको मोर देन 50% लेना पड़ेगा। सर इसके 100 प्रेफरेंस शेयर थे, 90 इक्विटी शेयर थे, अब हमने 50 इक्विटी शेयर ले लिए, क्या अब होल्डिंग सब्सिडरी है? यस, अब होल्डिंग सब्सिडरी है, क्योंकि अब आपने मोर देन 50% ऐसे वाले शेयर एक्वायर करें कि आपके पास मोर देन 50% वोटिंग पावर है, मोर देन 50% वोटिंग पावर है। अब एक बात और समझना, के लिमिटेड टी लिमिटेड में 40% वोटिंग पावर रखती है और के लिमिटेड सी लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर रखती है, तो सी लिमिटेड विल बिकम द सब्सिडरी कंपनी ऑफ के लिमिटेड। क्या टी लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडरी बनेगी? नो, टी लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडरी नहीं बनेगी। अब एक बात और ध्यान से सुनना, एक कंपनी, प्लीज इधर सामने देखो, सामने देखो, इधर इधर देखो सामने,
ये के लिमिटेड है, एक कंपनी है, ये कंपनी की कोई सब्सिडरी है, नहीं सुनोगे, एसोसिएट को अभी रोको, अभी बाद में बात करेंगे एसोसिएट की। ये कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी है। अगर एक कंपनी, सामने देख लो प्लीज, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मोर देन 50% एक्वायर कर लेती है, चाहे खुद या चाहे थ्रू इट सब्सिडरी, यानी अगर के लिमिटेड खुद टी में कितना होल्ड कर ले मोर देन 50, तो भी टी सब्सिडरी बन जाएगा। और खुद होल्ड कर रहा है और अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर होल्ड कर रहा है, यानी के की कोई सब्सिडरी है और वो सब्सिडरी अगर टी में होल्ड करती तो उसकी होल्डिंग को अपने साथ क्लब कर लेंगे। सर क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर के लिमिटेड इसमें 40 होल्ड करता है और के की एक सब्सिडरी है ये इसमें 12 होल्ड करती है, तो ये होल्डिंग इसके साथ क्लब हो जाएगी। एक तरीके से के की खुद की होल्डिंग 40 है और के की सब्सिडरी के थ्रू होल्डिंग 12 है, तो मेरी सब्सिडरी उसमें होल्ड करती है, तो वो भी तो मेरी होल्डिंग ही है, तो ये शेयर होल्डिंग भी इसमें क्लब हो जाएगी। टोटल हो जाएगा 52, इट इज मोर देन 50%, तो ये भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, ये भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। पर कुछ बच्चे यहां पर गड़बड़ क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर सुनो ना, के लिमिटेड की एक सब्सिडरी थी, तो के इसमें खुद होल्ड कर रही है 40, के की सब्सिडरी होल्ड कर रही है 12, तो आपने इसको इसमें क्लब कर दिया, तो ऐसे तो टी लिमिटेड के लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई, चलो, पर क्या टी लिमिटेड सी की भी सब्सिडरी बन गई? मैंने बोला कैसे? बोला टी के अंदर ये डायरेक्टली होल्ड करता है 12 और इसकी होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है 40। ना 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 ना, ये ऐसे ऐड नहीं होता कि मेरी कंपनी दूसरे में कितना होल्ड कर रही है और मेरी होल्डिंग कितना होल्ड कर रही है, उसका मेरे साथ क्लब नहीं होगा। होल्डिंग के अंदर सब्सिडरी क्लब होता है, सब्सिडरी के अंदर होल्डिंग क्लब नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है सर। फिर उसके बाद मैंने बोला, ये उसी की प्रैक्टिस करवाई हुई है तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने बोला, मान लो करण किसी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर लेता है, तो क्या ये कंपनी सब्सिडरी बन गई? नो, बिकॉज सब्सिडरी कंपनी में जो एक्वायर कर रहा है वो भी एक कंपनी होनी चाहिए, तो ये भी कंपनी होनी चाहिए। पर सर ये तो इंडिविजुअल पर्सन है, तो यहां होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। क्लियर? सर अगर मान लो करण लिमिटेड बाहर की किसी कंपनी जो कि एप्पल आईएनसी, अगर उसके अंदर कंपनी के 60% से ज्यादा वोटिंग या 50% से ज्यादा वोटिंग पावर ले लेता है, मैंने एग्जांपल में लिया 60%, तो क्या तब वो हमारी सब्सिडरी बन गई? अब मैंने आपको बोला था सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, तो ये तो कंपनी है ही नहीं, क्योंकि कंपनी वो होती है जो 2 क्लॉज 20 में बनी होती है। 2 क्लॉज 20 में लिखा है या तो वो हमारे एक्ट में इस वाले में बनी हो या पहले वाले कंपनीज एक्ट में बनी हो, और एप्पल आईएनसी कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी, एप्पल आईएनसी कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी। तो सर ऊपर डेफिनेशन में लिखा था सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, पर ये तो कंपनी है ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने 2 क्लॉज 87 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी और लिखा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। क्या लिखा? कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। इस सेक्शन के लिए हम कंपनी शब्द में बॉडी कॉर्पोरेट को भी इंक्लूड करके रखेंगे, तो इसीलिए बाहर वाली जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है ना, वो भी क्या मान ली जाएंगी? सब्सिडरी कंपनीज मान ली जाएंगी, अगर उनका 50% से ज्यादा एक्विजिशन हो गया तो। ठीक है, तो इस हिसाब से एप्पल आईएनसी भी आपकी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी बन जाएगी। फिर उसके बाद एक बात और समझना कि सर सामने वाली कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप उस कंपनी के या तो सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का राइट अपने हाथ में ले लो। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का राइट ले लेती है, तो हम बोलेंगे हमारे पास उस कंपनी का कंट्रोल आ गया। अब आप मेरे से यह पूछोगे कि सर हम सामने वाली कंपनी के सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट या रिमूव करा सकते हैं? तो उसके अपने पास क्या क्या ट्रिक्स होती हैं? तो जैसे मैंने बोला, पहला, या तो आप उस कंपनी के ओआर पास कराने की पावर ले लो। ओआर पास कराने की पावर का मतलब हो गया आप इतने बड़े शेयर होल्डर बन जाओ उस कंपनी के कि तुम्हारी कंपनी अकेले दम पे उस कंपनी के ओआर पास कर दे, क्योंकि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट ओआर से होती है। तो अगर तुम्हारे पास ओआर पास कराने की पावर आ जाएगी तो इट मींस आप उस कंपनी में कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट करवा सकते हो, तो मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर अपॉइंट कराने का राइट आपके पास आ जाएगा। दूसरी बात, मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है। मान लो हमारी कंपनी है,
हमारी कंपनी है, किसी दूसरी कंपनी ने, मान लो कोई चोमू लिमिटेड कंपनी थी, उसने बैंक से लिया लोन लेके डिफॉल्ट कर दिया। अब मैंने बोला कोई बात नहीं, हम तेरा लोन रीपे करेंगे, बट अब तेरी कंपनी में मैनेजमेंट कैसे चलेगा वो हम चलाएंगे। यानी आपकी कंपनी में कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन डायरेक्टर नहीं बनेगा, दैट वी विल डिसाइड। तो अगर वी विल डिसाइड तो वी विल बी टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। हम उस कंपनी का कंट्रोल ले रहे हैं क्योंकि हम उस कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट या रिमूव करने की पावर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल ले लोगे तो भी आपका क्या बन जाएगा, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप बन जाएगा। बोलो ना, जल्दी से बोलो ना, फटाफट। क्या आपको सारी बात समझ में आ गई? यस सर, हमको यहां तक समझ में आ गया। आज तुम नालायकों ने वीडियो लाइक नहीं करी ना भाई, बहुत गंदे हो तुम, कसम से बहुत ही गंदे हो ना, तुम कमेंट करते हो। क्लियर? क्लियर सर। फिर उसके बाद ना वहां पर एक प्रोवाइजो डला हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 87। अभी मैं बुक में से सब कुछ तुम्हें रीड करा दूंगा जो जो पढ़ा रहा हूं। फिर इन्होंने एक्सप्लेनेशंस में और भी चीजें डाली, मैं बताता हूं अभी क्या। इन्होंने एक प्रोवाइजो डाला, प्रोवाइजो में क्या लिखा कि ना सब्सिडरी कंपनी की ना पहले बड़ी सारी लेयर्स हो जाती थी। पहले क्या होता था, ए की सब्सिडरी बी, बी की सी, सी की डी, डी की ई, ई की एफ, और ऐसे करके इतनी लंबी चेन बना देते थे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कर देते थे और झोल पकड़ पाना मुश्किल हो जाता था, और इतना ज्यादा फंड्स डाइवर्ज हो जाते थे कि पकड़ना ही मुश्किल होता था। जब पकड़ना ही मुश्किल होता था तो यहां पर ना एक रूल लाए गए, और रूल लाकर बोला, वो रूल कौन से थे, कंपनी रेस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ लेयर रूल्स 2017। और उन रूल्स में बोला गया कि अब 20 सितंबर 2017 को ये रूल आए और बोला अब मैक्सिमम लेयर कितनी हो पाएंगी, दो से ज्यादा लेयर अलाउ नहीं होंगी। यानी के की सब्सिडरी जेड है, जेड की सब्सिडरी ए है, दैट्स इट। मैक्सिमम 2 लेयर तक अलाउड होगा, इससे ज्यादा अलाउ नहीं होगा। उसके बाद यहां पर एक फालतू का एग्जांपल बना रखा है, के लिमिटेड की 4 सब्सिडरी S1 S2 S3 S4। तो ये 4 लेयर है या एक लेयर है? एक लेयर है। सब्सिडरी 4 है, एक लेयर पे एक सब्सिडरी हो सकती है या एक से ज्यादा सब्सिडरी भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद एक एमसीए ने सर्कुलर भी निकाला। एमसीए ने सर्कुलर क्या निकाला? एमसीए ने सर्कुलर ये निकाला कि अगर मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिमिटेड, सामने देखना प्लीज कि मैं क्या बोल रहा हूं, के लिमिटेड टी लिमिटेड में 48% वोटिंग पावर होल्ड करती है। के की एक सब्सिडरी है जेड, तो ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है, जेड इज द सब्सिडरी ऑफ के। यस सर, जेड इज द सब्सिडरी ऑफ के। अले बोलो ना, हाँ सर, जेड जो है, जेड ये सब्सिडरी है के की। ये तो मेरे को क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। के खुद इसमें 48 होल्ड करता है, के अपनी सब्सिडरी के थ्रू इसमें 7 होल्ड करता है, तो तुम बोलोगे इसको क्लब करके नजर आ रहा है 55% है, तो होल्डिंग सब्सिडरी है। यानी कि टी लिमिटेड होल्डिंग, टी लिमिटेड सब्सिडरी बन जाएगी के लिमिटेड की। यही बोलोगे ना तुम, टी लिमिटेड सब्सिडरी बन जाएगी किसकी? के लिमिटेड की। बट मैंने तुमको बोला कि के लिमिटेड जो इसमें 48% होल्ड करता है ना, ये 38% तो खुद के होल्ड करता है, बट 10% फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करता है। यानी के लिमिटेड ट्रस्टवर्दी पोजीशन में होल्ड करता है, तो ये वाली जो फिड्यूशरी कैपेसिटी होल्डिंग होती है ये हम काउंट नहीं करते। फॉर कैलकुलेटिंग द होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप यू आर नॉट सपोज टू टेक इनटू कंसिडरेशन द फिड्यूशरी कैपेसिटी होल्डिंग, द होल्डिंग विच इज इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू टेक। ये आपको होल्डिंग सब्सिडरी निकालते समय नहीं लेनी होती, तो हम ये 10 को हटा देंगे। एक तरीके से 38 + 7 देखा जाएगा तो इट इज 45, एंड इन दोनों के बीच में कोई होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, अल्ले बोलो क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। 2 इसके बाद बड़े सॉलिड क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही तगड़े वाले क्वेश्चन। चलो इधर आओ, एक बार सब्सिडरी की डेफिनेशन जरा बुक से देख लो पूरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सब्सिडरी कंपनी सर क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी पढ़ना जरा। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होगी जो किसी दूसरी, कोई होल्डिंग कंपनी होगी, कोई होल्डिंग कंपनी होगी, कोई होल्डिंग कंपनी होगी, और होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी के अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल कर लेती है, या वो होल्डिंग कंपनी खुद या अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलकर इस कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर ले लेती है, तो वो हमारी होल्डिंग बन जाएगी, हम उसके सब्सिडरी बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, दिशा बताता हूं। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव नंबर ऑफ लेयर्स बियॉन्ड सच नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कुछ क्लास ऑफ कंपनी के लिए हम प्रिस्क्राइब कर देंगे, उनके लेयर्स उस नंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, और उन्होंने लॉ में कितना प्रिस्क्राइब करा है? 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं होगी। फिर उसके बाद इन्होंने डाली 4 एक्सप्लेनेशन। पहले ये बी वाली एक्सप्लेनेशन पढ़ो। बी वाली एक्सप्लेनेशन बोलता है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिशन का कंट्रोल कैसे मिलेगा? अगर आप उस कंपनी के या तो सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करने का राइट ले लेते हो। दूसरी बात,
कंपनी का मतलब यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट भी माना जाएगा। एक लेयर के अंदर एक सब्सिडरी या सब्सिडरीज भी आ सकती हैं। और ये वाला जो पॉइंट दे रखा है ना, ए वाला, ये दे रखा है आपको चेन सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट। चेन सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, सो सी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ ए, है ना। ए की सब्सिडरी बी है, बी की सब्सिडरी सी है, तो सी किसकी सब्सिडरी मानी जाएगी? ए की सब्सिडरी मानी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, ए की सब्सिडरी बी है, बी की सब्सिडरी सी है, तो सी जो है वो ए की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। अब लैंग्वेज कुछ ऐसी लिखी हुई है, लैंग्वेज कुछ ऐसी लिखी हुई है, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी इस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी मान ली जाएगी अगर वो कंपनी के अंदर इस होल्डिंग की किसी दूसरी सब्सिडरी का वही वाला कंट्रोल है जो हमने पॉइंट ए और बी में बताया। मतलब मेरी बात समझना, एक कंपनी है, ये कंपनी की सब्सिडरी कौन बनेगा? ये मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, ये कंपनी है होल्डिंग, इसकी सब्सिडरी कौन बनेगा? ये कंपनी अगर इसकी सब्सिडरी बनना चाहती है तो ये वाली कंपनी का इस वाली कंपनी के अंदर या तो बोर्ड का कंट्रोल होना चाहिए, या फिर ये वाली कंपनी इस वाली कंपनी का मोर देन 50% एक्वायर कर ले। ठीक है, वोटिंग पावर। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब मैं बोल रहा हूं कोई एक और कंपनी है, तीसरी कंपनी, थर्ड कंपनी है, ये कंपनी भी इसकी सब्सिडरी मान ली जाएगी अगर इसी होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी इसमें यही वाली दोनों चीजें होल्ड करती हैं। मतलब कि आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी मानी जाएगी। दैट्स इट। दिस इज वेरी मच इनफ फॉर दिस रिवीजन। इसमें मैंने बहुत डिटेल में तुमको समझा दिया। और लास्ट में एक सर्कुलर डाला हुआ है, फिड्यूशियरी कैपेसिटी वाला क्या सीन है वो ये लिखा हुआ है, अगर आप एक कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप चेक कर रहे हो तो एक कंपनी दूसरी कंपनी में कितना होल्ड करती है ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये कंपनी इस कंपनी में कुछ परसेंटेज फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करती है, फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी कैपेसिटी में, मतलब वो इसकी खुद की होल्डिंग नहीं है, किसी के बिहाफ पे होल्ड कर रही है, तो वो वाली परसेंटेज होल्डिंग को हटा दो, बाकी होल्डिंग कंसीडर होती है, वो वाली होल्डिंग कंसीडर नहीं होती फिड्यूशरी कैपेसिटी वाली। ठीक है, ठीक है सर। तो ये होता है आपका होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट। अब मैं वापिस आता हूं जरा पब्लिक कंपनी वाले टॉपिक पे, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था बस, वो पॉइंट क्या था मैं बता देता हूं। मैंने आपको बोला प्राइवेट कंपनी जो होती है अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी मानी जाती है। यानी उस पर पूरा कंपनी लॉ बिल्कुल इस प्रकार से लगता है एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी। जैसे पब्लिक कंपनी पे लॉ लगता है वैसे ही उस प्राइवेट कंपनी को भी लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा। तो अब तुम बोलोगे अच्छा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है तो उस प्राइवेट कंपनी को लॉ कंप्लाई करना है एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी। बोलो हां, एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी। बोलो हां, बोलो हां, बोलो हां। यस सर। तो इसका मतलब सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होते हैं, पब्लिक में 7 होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर इधर 2 चाहिए होते हैं, इधर 3 होते हैं, इधर आप मैक्सिमम नंबर 200 रखते हो, इधर अनलिमिटेड होते हैं। ये पब्लिक इशू नहीं ला सकता, पर ये पब्लिक इशू ला सकती है। और ये कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, पर इस कंपनी के होते हैं। तो इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन गई तो वो वाली प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर को अनलिमिटेड कर सकती है, और वो वाली प्राइवेट कंपनी अब पब्लिक इशू भी ला सकती है, और वो वाली पब्लिक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी है वो वाली प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। नो 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 नो। बात समझ में आई? बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? बोलो 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 बोलो। क्या सर ऐसा हो सकता है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ऐसा नहीं हो सकता। वो प्राइवेट कंपनी बाय बेसिक नेचर हमेशा प्राइवेट रहेगी। वो प्राइवेट कंपनी बाय बेसिक नेचर हमेशा प्राइवेट रहेगी। ये 3 चीजें उसकी चेंज नहीं होंगी, बट बाकी प्रोविजन आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे वो प्राइवेट कंपनी को अपने डायरेक्टर बढ़ाने पड़ेंगे, 2 से 3 करने पड़ेंगे। वो प्राइवेट कंपनी को जब उसकी मीटिंग्स होंगी तो पब्लिक कंपनी की मीटिंग्स का कोरम होता है 5 मेंबर आने चाहिए, और अगर उस प्राइवेट कंपनी में 2 ही मेंबर हैं तो मैं बोलूंगा आपको मेंबर भी बढ़ाने पड़ेंगे, और 2 से बढ़ाकर कितने करने पड़ेंगे? एटलीस्ट 5 तो करने पड़ेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी प्राइवेट कंपनी की जो मीटिंग्स होंगी उसके कोरम में 5 लोगों का आना जरूरी होगा। यह बात को ध्यान रखना। कोई आपसे कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेना, ऐसा कभी कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि क्या अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाए तो वो प्राइवेट कंपनी को
क्या अपने मेंबर को बढ़ाना पड़ेगा और आप बोलो 2 से 5 करना पड़ेगा, सामने वाले को वैसे ही समझ नहीं आएगा 2 से 5 क्यों करना है। 2 से 7 करना होता तो समझ में भी आता, 5 इसलिए करना है क्योंकि आपको 5 तो करना ही पड़ेगा 2 से बढ़ा के, क्योंकि अब उस प्राइवेट कंपनी पे लॉ पब्लिक की तरह लगेगा और पब्लिक कंपनी के लिए कोरम कितना होता है 5। पब्लिक कंपनी की मीटिंग्स का कोरम कितना होता है 5, कि आपको 5 मेंबर को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ता है। तो इसलिए उस केस में वो प्राइवेट कंपनी को अपने मेंबर को 2 से बढ़ाकर 7 तो नहीं पर 5 तो करना ही पड़ेगा, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप 2 से 7 कर लो तो ज्यादा अच्छा होता है। 2 से 7 कर लो तो ज्यादा अच्छा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो यहां पर अपना होल्डिंग सब्सिडरी अलॉन्ग विद प्राइवेट पब्लिक जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद में आता हूं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? एसोसिएट, मैं तुमको 2 क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, इनको आप होमवर्क में देख सकते हो। ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करूंगा इन द लास्ट, बट लास्ट में देख लेंगे। अभी अपन क्या करते हैं, अभी टॉपिक्स पे ही रहते हैं आगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ स्मॉल कंपनी के ऊपर, पहले आप आओ एसोसिएट कंपनी के ऊपर। सर व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? ध्यान से सुनना, व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है, मेरी बात सुनना, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होल्ड करती है, हेलो प्लीज लिसन टू मी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होल्ड करती है तो वो कंपनी जिसमें हम सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होल्ड करते हैं वो हमारी एसोसिएट बन जाएगी। सर हम उसके कुछ भी नहीं, हम उसके कुछ भी नहीं। यस और नो, यस और नो। मैंने क्या बोला आपको, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने बोला आपको कि सर अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होल्ड करती है तो वो कंपनी मेरी एसोसिएट बन जाएगी। मैं उसका कुछ भी नहीं हूं, मैं उसका एसोसिएट नहीं हूं। द कंपनी विच इज हैविंग सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस इन द कंपनी, तो जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, दैट कंपनी विल बिकम द एसोसिएट ऑफ द प्रीवियस कंपनी। बी लिमिटेड सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होल्ड करता है ए लिमिटेड में, तो ए लिमिटेड विल बिकम द एसोसिएट कंपनी ऑफ द बी लिमिटेड। सर व्हाट इज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस? 20% और मोर वोटिंग पावर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। 20% और मोर वोटिंग पावर अगर आप होल्ड करते हो तो आपका माना जाएगा सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। ध्यान रखना 20% और मोर जो होता है इसमें आप एसोसिएट बन जाओगे और 50% से ज्यादा जाते ही आप क्या बन जाओगे, उसके सब्सिडरी बन जाओगे। ठीक है, बन जाओगे। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होल्ड करती है तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, सब्सिडरी मानी जाएगी। अब सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस किसको बोलते हैं? सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब होता है अगर आप उस कंपनी के 20% और मोर वोटिंग पावर ले लेते हो, या फिर आपके पास उस कंपनी के बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल करने का राइट आ जाता है। बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल करने का मतलब होता है लाइक उसके जो ऑपरेटिव डिसीजन है वो आप कंट्रोल कर पा रहे हो। फिर तुम मेरे को बोलोगे सर अगर हम उसके बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो फिर तो हमारे पास सब्सिडरी वाला ही राइट आ गया। नहीं, वहां लिखा था बोर्ड को कंट्रोल करते हो तो सब्सिडरी बनोगे। बेटा पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करना और बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल करना, 2 बातों में फर्क होता है। ठीक है, बोर्ड को ही कंट्रोल कर लेना और ऑपरेटिव डिसीजन को कंट्रोल करना, इन दोनों में फर्क है। इज इट क्लियर टू यू? जल्दी से बोलो यस सर। ठीक है सर। और एक बात और सुनना, अब तुम बोलोगे मान लो मैंने किसी कंपनी में 20% और मोर एक्वायर कर लिया तो वो मेरी एसोसिएट बन गई और मेरी एक सब्सिडरी भी है, वो सब्सिडरी भी इसमें कुछ होल्ड करती है तो मैं इसे भी जोड़ लूं साथ में? नहीं। हाँ सर क्या कह रहे हो? अरे जो मैंने अभी तुम्हें सब्सिडरी वाला ड्रामा समझाया था कि के लिमिटेड खुद टी में कुछ होल्ड कर रहा था और के की सब्सिडरी भी टी में कुछ होल्ड कर रही थी, तो आपने ये वाली होल्डिंग को उसके साथ क्लब कर दिया था ना। ये चीज एसोसिएट में नहीं होती क्योंकि यहां लिखा ही नहीं है सेक्शन में। मैं अगर किसी कंपनी में कि ये कंपनी इसमें 19% होल्ड करती है, इसकी सब्सिडरी इसमें 2% होल्ड करती है, तो क्या इसको क्लब करके बोलूं 21 हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और जैसे सब्सिडरी में होता था, आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी होती है, आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी होती है, पर ऐसा एसोसिएट में नहीं होता। मैं 4 लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना और फटाफट से बोलना समझ में आई या नहीं आई। मैं 4 लाइन सिर्फ आपको बोलूंगा। सर 4 लाइन क्या होती हैं? 4 लाइन होती हैं, आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी होती है बट आपकी एसोसिएट की एसोसिएट आपकी एसोसिएट नहीं होती। आपकी एसोसिएट की सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी नहीं होगी बट आपकी सब्सिडरी की एसोसिएट आपकी एसोसिएट नहीं होती। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई?
आपकी एसोसिएट की सब्सिडरी इज नॉट योर सब्सिडरी, आपकी सब्सिडरी की एसोसिएट इज नॉट योर एसोसिएट, आपकी एसोसिएट की एसोसिएट इज नॉट योर एसोसिएट, बट आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी इज योर सब्सिडरी। वाओ, ठीक है, ये होती है आपकी एसोसिएट कंपनी। और एक बात और ध्यान रखना, लास्ट में लिखा हुआ है एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी। जो आपके जॉइंट वेंचर्स होते हैं ना, वो हमेशा आपके क्या माने जाएंगे, एसोसिएट माने जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। देखो ये डेफिनेशन के ना दो पार्ट हैं, पहले ऊपर ये वाला पार्ट है, फिर एंड करके लिखा हुआ है जेवी कंपनी। तो जो आपकी जेवी कंपनी होगी, यानी आपने और दूसरी कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया, तो जो आपका जॉइंट वेंचर कंपनी है वो हमेशा आपका एसोसिएट माना जाएगा, चाहे तुम्हारा उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो या ना हो, चाहे तुम्हारा उस कंपनी के अंदर मोर देन 20% और मोर वोटिंग पावर हो ना हो, मैटर नहीं करता, हमको फर्क नहीं पड़ता। जॉइंट वेंचर कंपनी हमारी क्या है, हमारी एसोसिएट कंपनी है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, ठीक है सर। अगर आपको यहां तक सारी कहानी समझ में आ गई है तो फटाफट से चार्ट में लिख दो डन 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 डन। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब हम दो लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीरो और होंडा का एक जॉइंट वेंचर चलता था, हीरो और होंडा का एक जॉइंट वेंचर चलता था, हीरो होंडा। और जॉइंट वेंचर में और मर्जर में फर्क क्या रहता है, मान लो ए कंपनी मर्ज हुई बी में, तो उसके बाद ए की आइडेंटिटी खत्म होती है, सिर्फ बी चलेगी अब। तो मर्जिंग कंपनी की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, मर्ज्ड कंपनी की आइडेंटिटी रहती है। जॉइंट वेंचर में जो दोनों मिलकर वेंचरर्स जो होते हैं, वो जो जॉइंट वेंचर बनाते हैं, वो दोनों अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और उन्होंने जो जॉइंट वेंचर बनाया वो जब खत्म होता है तो वो खत्म हो जाता है, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। हीरो अलग से था, होंडा अलग से था, आज भी है। हीरो होंडा मिलकर आज एक वेंचर बनाएंगे, दैट इज जॉइंट वेंचर। समझे मेरी बात? यस सर। आगे चलो, फिर आती है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है सर? स्मॉल कंपनी का मतलब होता है वोडाफोन आइडिया इज मर्जर, वो जॉइंट वेंचर नहीं है। उसके बाद आइडिया की आइडेंटिटी खत्म हो गई है, तो दैट इज मर्जर। मर्जर के लिए लीगल पेपर, वो तो जॉइंट वेंचर के लिए भी होता है लीगल पेपर वर्क, तो ठीक है, मर्जर के लिए बस थोड़ा ज्यादा होता है। चलो इधर सुनो, स्मॉल कंपनी क्या होती है सर? स्मॉल कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो पहले ही बेस कंडीशन में इन्होंने लिख दिया, एक ऐसी कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। यानी स्मॉल कंपनी बन ही कौन सी सकती है? प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी बन ही कौन सी सकती है? प्राइवेट कंपनी। क्या मेरी बात समझ में आई? स्मॉल कंपनी बन ही कौन सी सकती है? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सेक्शन में 50 लाख लिखा हुआ है, और टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक बार ये लिमिट समझ लो, क्योंकि यहां ना 2-3 लिमिट्स हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सी लिमिट में क्या बोला हुआ है सर। मेरी बात सुनना, प्राइवेट कंपनी जो है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कल को कभी सीजी चाहे तो इस 50 लाख को बढ़ा सकता है। कितने तक बढ़ा सकता है? वो है 10 करोड़। ऐसी अगर कल को कभी सीजी चाहे तो 2 करोड़ को बढ़ा सकता है। पर बढ़ाकर कितना बढ़ा सकता है? 2 करोड़ को बढ़ाकर मैक्सिमम 100 करोड़ तक ला सकता है। 2 करोड़ को बढ़ाकर मैक्सिमम 100 करोड़ तक ला सकता है। यानी अगर कल को आपको 50 लाख को बढ़ाना हो, जब ये सेक्शन आया था तो बोले 50 लाख को बढ़ाना हो तो बढ़ाकर 10 करोड़ तक लेके जा सकते हो, 2 करोड़ को बढ़ाकर 100 करोड़ तक लेके जा सकते हो। अभी ये लोग कहां लेके आए हैं? 50 को इन्होंने कर दिया 4, 2 को कर दिया इन्होंने 40। तो तुम्हारे लिए पेपर के लिए लिमिट क्या रेलेवेंट है? 4 और 40। The limit which is relevant for your exam, that is 4 and 40. 4 crore 40 crore is the relevant limit for your examination. आपको पेपर के लिए 4 करोड़ 40 करोड़ ध्यान रखना है। आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों बातों का ध्यान रखना। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ज्वाइंट वेंचर सैम, बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, मतलब इन केसेस में कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। भले ही तुम्हारा क्राइटेरिया मीट हो रहा हो फिर भी आपको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है, मतलब योर कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ सम कंपनी और योर कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सम अदर कंपनी। अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशनशिप में हो तो भाई तुम कहां से स्मॉल कंपनी हो? तो आपको स्मॉल नहीं माना जाएगा। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो आपको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। अगर आप कोई ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट हो जो गवर्न होती है बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसको क्या नहीं माना जाएगा? स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। फिर यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वाले केस में आपने स्मॉल कंपनी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि टर्नओवर आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना होता है।
टर्नओवर आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना होता है, तो इसलिए ये वाले केस में प्रीसीडिंग का टर्नओवर चेक हुआ, यहां पे आप स्मॉल बन गए, पर यहां पे प्रीसीडिंग का टर्नओवर चेक हुआ तो वो 40 से ज्यादा बैठ रहा था, इसलिए इस साल आपको स्मॉल का स्टेटस नहीं मिलेगा। इस साल आपको स्मॉल का स्टेटस नहीं मिलेगा। ठीक है सर। फिर इसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। सर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है जिसकी 51% या मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इज बीइंग हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या बहुत सारी स्टेट्स गवर्नमेंट्स के पास मिलाकर है, या कुछ सेंट्रल के पास है और स्टेट्स के पास है, मिलाकर है, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। यह स्मॉल कंपनी के लिए 440 लिमिट आपको ध्यान रखनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी जिस कंपनी की एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है। अब यहां इन्होंने बोला पेड अप शेयर कैपिटल, तो इट मींस यहां इक्विटी भी आ गया और यहां पे प्रेफरेंस भी आ गया। तो आपको 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज बीइंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, उसे हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। बट एक बात और ध्यान से सुनना कि अगर आपकी कंपनी में डीवीआर वाले इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, डीवीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर इशूड हैं, अगर आपकी कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर इशूड हैं, तो फिर आप इस पेड अप शेयर कैपिटल को पढ़ोगे वोटिंग पावर, मतलब फिर वोटिंग पावर कंसीडर की जाएगी, वोटिंग पावर की तरह उसको पढ़ा जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि जो कंपनी होती है ना, अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। इफ अ कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, देन दैट कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर? ये कुछ एग्जांपल्स बना रखे हैं, तो यू कैन रीड इट वेरी वेल, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता हूं बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं। सर ये क्लासिफिकेशन कर रखा है बस मैंने, लास्ट में कुछ ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाया। फिर मैं उसके बाद आ जाता हूं बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं। सर बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट में वो सारी कंपनीज आ जाएंगी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं। ठीक है सर। बट बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी स्पेसिफाई कर देगा तो हम उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। क्या सर सीजी ने किसी को स्पेसिफाई किया हुआ है? हाँ, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन सोसाइटीज को भी सीजी ने स्पेसिफाई किया हुआ है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएंगी। तुम अपने एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट होगे, बट हमारी कंपनीज एक्ट के हिसाब से तुम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो। आगे एक और बात समझना, सीजी किसी को भी स्पेसिफाई कर सकता है, पर किसी भी कंपनी को स्पेसिफाई नहीं कर सकता। मतलब जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी बनती है, सीजी कभी भी उसे स्पेसिफाई नहीं कर सकता। यानी कंपनी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट नहीं नालायक, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है। ओ कुंदन, दिस इज सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो कंपनी को आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो यानी कि सीजी किसी को भी बाहर निकाल सकता है, बट कंपनी को बीसी की डेफिनेशन से बाहर नहीं निकाल सकता। तो मैं ऐसा बोलूंगा, हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, बट हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। ठीक है सर। प्राची इज आस्किंग सर गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है? यस, ये रहा ना एग्जांपल, एक प्राइवेट कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, बिल्कुल है। ऐसी एक रियल कंपनी का मैंने नाम लिखा हुआ है, पुणे पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। और एक बात अब तुमने यहां पे ले आए तो इस पेज पे एक बात और बता देता हूं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, यानी एक प्राइवेट कंपनी की अगर 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ले लेती है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी के नाम में पीवीटी शब्द नहीं आता। फिर अगर एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है तो फिर उसके नाम में आप पीवीटी नहीं लिखोगे। ठीक है सर। चलो इसके बाद हम आते हैं सर लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं। देखो, कोई भी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड होंगी ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? अगर कोई कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड होगी ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वो कंपनी क्या कहलाती है? वो कंपनी कहलाती है लिस्टेड कंपनी। बट यहां पर तुमको इतना सब तो नहीं घुसना, ये क्या लिखा हुआ है सब अगर अभी कहोगे तो मैं बता देता हूं, बट मेनली तुमको पढ़ना है ये रूल नंबर 2A। रूल नंबर 2A का मतलब क्या होता है कि कौन सी कंपनी को लिस्टेड नहीं माना जाएगा, उसे बोलते हैं रूल 2A। मैं बता देता हूं ये क्या लिखा हुआ है मैंने। सिक्योरिटीज को मैंने 3 पार्ट में तोड़ा, एक ही बार मैं बताऊंगा, अगर किसी को रहे तो दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है। इक्विटी शेयर, जिसमें 2 तरीके के इक्विटी शेयर आ गए, नॉर्मल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी में आपके कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिबेंचर आ गए। नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी में आपके नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर आ गए।
पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक इशू लाती है इन सब चीजों का तो लिस्टिंग मैंडेटरी होती है। सेक्शन नंबर 40 सबसेक्शन नंबर 1 बोलता है आपको कि पब्लिक ऑफर लेकर आओगे, लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होता है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से ये सारी चीजें लाती हैं तो लिस्टिंग ऑप्शनल होती है, कराने कराओ, नहीं कराना मत कराओ, तुम्हारी मर्जी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू इन सब चीजों को ला ही नहीं सकती, प्रोहिबिटेड होता है। पर अगर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से ये सारी चीजें लाती हैं तो इसकी लिस्टिंग कैसे होती है? प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इक्विटी शेयर लाती है तो भी उसे लिस्ट नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो शेयर लिस्ट हो गया तो प्राइवेट कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल बन जाएगा। प्राइवेट कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल बन जाएगा और अगर वो फ्रीली ट्रांसफरेबल बन गया तो प्राइवेट कंपनी की रेस्ट्रिक्शन जो है वो वायलेट हो जाएगी, तो ये लिस्ट नहीं हो सकता। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी को भी इसी रीजन से लिस्ट नहीं कराते क्योंकि अगर वो लिस्ट हो गए और कल को वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे फिर प्रॉब्लम होगी। नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी में भी प्रेफरेंस शेयर को लिस्ट नहीं करा सकते क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी होता तो एक शेयर ही है, तो अगर तुमने शेयर को लिस्ट करा दिया तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल बन जाएगा, इसलिए लिस्ट नहीं होता। तो बचा क्या? एनसीडी। यानी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी लाकर सिर्फ लिस्ट करा सकती थी, वो खुशी भी इनको बर्दाश्त नहीं हुई और उसके बाद इन्होंने बोला रूल 2A, प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी लाकर लिस्ट कराती है हम उसे लिस्टेड नहीं मानेंगे। और साथ में दो लोगों को और लपेट दिया, अगर एक पब्लिक कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, अगर वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लाकर लिस्ट करा लेती है या नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी लाकर लिस्ट कराती है या नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी प्लस नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दोनों को लिस्ट करा लेती है तो हम इनको लिस्टेड नहीं मानेंगे। और अगर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर इंडिया में तो लिस्ट नहीं है पर इंडिया के बाहर लिस्टेड है, हम उसे भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। All these companies will not be considered as a listed company. यस दिशा आईजीपी पे हो सकती है। इनोवेटिव नहीं होता, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म होता है और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जिस पे आप जाकर लिस्ट करा सकते हो और वहां पर ना विद पब्लिक इशू भी लिस्ट हो सकते हैं, विदाउट पब्लिक इशू भी लिस्ट हो सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी विदाउट पब्लिक इशू लिस्ट होती है क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं होता। अब ये सारी कहानी कहां लिखी होती है? ये सब सीएस वाले बच्चे पढ़ते हैं इन आईसीडीआर रेगुलेशन, सेबी की रेगुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली चलता है सब कुछ। ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर इसके बाद में आया आपके पास कि सर मैंने आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी दो ही होती हैं, प्राइवेट या पब्लिक। अच्छा ओपीसी भी होती है सर एक कंपनी, तो ओपीसी भी होती प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी और ओपीसी के बारे में आप ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो। ठीक है सर, लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी 3 टाइप की होती है। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जहां मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी मेंबर को सिर्फ उतने पैसे देने हैं जितने उसने शेयर खरीद रखे हैं, बस उतना ही उसका अमाउंट पे करना होता है। दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहां पर जो मेंबर होते हैं वो वादा करते हैं कि हम कंपनी को गारंटी अमाउंट देंगे, पर देंगे कब? इन वाइंडिंग अप के समय पे। कब पे करेंगे? वाइंडिंग अप के समय पे। इसमें विद शेयर कैपिटल भी होती है, विदाउट शेयर कैपिटल भी होती है। अच्छा विद शेयर कैपिटल है तो मेंबर की डुअल लायबिलिटी है, शेयर के पैसे भी देंगे और फिर वाइंडिंग अप पे भी देंगे। विदाउट शेयर कैपिटल वाले में मेंबर सिर्फ कब पैसे देगा? वाइंडिंग अप के समय। और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जहां पर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब तुम बोलोगे हो सर हमको तो हमेशा यही पढ़ाया गया कि कंपनी तो बनती इसलिए क्योंकि उसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पर अनलिमिटेड कंपनीज भी होती हैं जिसका एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। नाउ आई एम कमिंग टू द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस थी वो हमने निपटा ली हैं। अब बची कुछ डेफिनेशंस हैं वो अपन निपटाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस और फिर उसके बाद अपन क्लास को करेंगे अंत। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 1 बोलता है टाइटल क्या होगा? कंपनीज एक्ट। एक्सटेंट क्या होगा? होल ऑफ द इंडिया। कमेंसमेंट कब से स्टार्ट होगा? ये वाला जो एक्ट था अलग अलग डेट्स पे आया था, तो आपका सेक्शन 1 पहली बार फोर्स में आ गया, फिर उसके बाद अलग अलग सेक्शन को अलग अलग डेट्स पर लाया गया, तो वो डेट्स आपको यहां पर ध्यान में नहीं रखनी। फिर बात करा उसने एप्लीकेबिलिटी, ये पूरा एक्ट लगेगा किस पे? ओ ये पूरा एक्ट लगेगा किस पे? तो पहला मैंने बोला कंपनी पे लगेगा। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, बट टू दैट एक्सटेंट लगेगा कि इंश्योरेंस कंपनी के जो स्पेसिफिक एक्ट है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट हो गया, उसके प्रोविजन और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए। इफ देयर इज समथिंग कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द कंपनीज एक्ट एंड इंश्योरेंस एक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस कंपनी, देन रूल लग जाएगा स्पेसिफिक शैल प्रिवेल ओवर जनरल, और जो स्पेसिफिक वाली एक्ट होगा ना वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, अले चल क्या बोल रहे हो आप, अले चल क्या बोल रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं ये सुनो। इंश्योरेंस कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल आपका LIC,
तो इंश्योरेंस कंपनी पे कंपनीज एक्ट लगेगा, एक्सेप्ट अगर कोई प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट हुआ इंश्योरेंस के स्पेसिफिक लॉज के साथ, तो फिर इंश्योरेंस के स्पेसिफिक लॉज लग जाएंगे, कंपनीज एक्ट साइड हो जाएगा। ऐसे ही बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, एक्सेप्ट अगर कोई प्रोविजन में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा विद द बैंकिंग के स्पेसिफिक लॉज, तो फिर बैंकिंग के स्पेसिफिक लॉज प्रिवेल कर जाएंगे, कंपनीज एक्ट हट जाएगा। अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी में, टाटा पावर, अडानी पावर, इन कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, बट इनके ऊपर वो सारे स्पेसिफिक वाले भी लग जाएंगे। अच्छा, आगे समझना, अगर कोई और कंपनी जो गवर्न होती है बाय एनी स्पेशल एक्ट, यहां ये नहीं लिखा इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट, बनी कंपनीज एक्ट में ही है पर किसी दूसरे एक्ट से भी गवर्न होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनबीएफसी है कंपनी, ये कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रहा, है कंपनी, पर गवर्न किससे हो रही है, गवर्न हो रही है विद सम अदर एक्ट जैसे एनबीएफसी, तो इनके ऊपर भी फिर उनके स्पेशल प्रोविजन लग जाएंगे अगर कंपनीज एक्ट और उसमें इनकंसिस्टेंसी आई तो। और कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो सीजी स्पेसिफाई कर देगा यहां पर, तो उस पर पूरा कंपनीज एक्ट लगेगा। हेलो, वो नील यहां पे आ सकता है अगर सीजी स्पेसिफाई कर दे तो। ठीक है, सच बॉडी कॉर्पोरेट एज द सीजी में स्पेसिफाई, सर यहां पर अभी सीजी ने किसी को स्पेसिफाई किया है? नो। अगर सीजी किसी को कल को चल के यहां पे स्पेसिफाई कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको मान लो ऐसा स्पेसिफाई कर दिया, तो बेटा एनएचएआई के ऊपर फिर पूरा कंपनीज एक्ट लग जाएगा। क्या बोला मैंने? एनएचएआई के ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट लग जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। चलो आगे, अब देखो काफी सारी डेफिनेशंस जो थी वो आपने ऊपर निपटा ली, जो जो डेफिनेशन ऊपर नहीं निपटी वो हम यहां से निपटाते चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो इसके बाद सर, व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल? अच्छा, मैं तुमको यहां पर एक चीज और पढ़ा देता हूं, पहले कुछ डेफिनेशन मैं नोट से और करा देता हूं, फिर मैं उधर आऊंगा। सर व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल पर, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल पर क्या होता है सर? ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज द कैपिटल बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। नील सुनना इधर, ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल जिससे कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, यानी मैक्सिमम कैपिटल जितनी आप रजिस्ट्रेशन कराते हो इतने हद तक आप शेयर इशू कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। कल को चाहो तो इसे ऑल्टर भी करा सकते हो। इसी का नाम रजिस्टर्ड कैपिटल भी होता है, इसी का नाम नॉमिनल कैपिटल भी होता है। फिर इसमें से जितने शेयर आपने इशू कर दिए वो आपकी इशूड कैपिटल बन जाती है। फिर उसमें से जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए वो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन जाती है। उसमें से कंपनी ने जितने कॉल्ड अप किए, यानी जितने पैसे अभी मांगे, वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल बन जाती है। और पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जितने लोगों ने पे कर दिए, जो पे कर दिए इट बिकम्स द पेड अप कैपिटल, जो पे नहीं करे वो कॉल्स इन एरियर हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने बोला बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? वेरी सिंपल, रिकॉर्ड्स ऑफ कार्स, ऐसे याद कर लेना, रिकॉर्ड्स ऑफ कार्स। कार्स बोले तो कॉस्ट रिकॉर्ड, एसेट लायबिलिटी के रिकॉर्ड, आर मतलब रिसीट एंड एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड, एस मतलब सेल एंड परचेज के रिकॉर्ड। ये सारे रिकॉर्ड जो होते हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट कहलाती हैं। सर व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैलेंस शीट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर आपकी एनपीओ है तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या बनाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो बड़ी कंपनीज को बनाने होते हैं इंडियस वाली, ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगी ये भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। बट यहां पर एक ध्यान रखना, जो पड़ोस वाली कंपनी होती है ना, पड़ोस वाली कंपनी को क्या नहीं बनाने होते? पड़ोस वाली कंपनी अगर चाहे तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाए तो चलेगा। ये ध्यान रखना, पड़ोस वाली कंपनी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा पड़ोस वाली कंपनी अगर कैश फ्लो नहीं बना रही तो चलेगा। हाँ सर, पड़ोस वाली कंपनी अगर कैश फ्लो नहीं बनाएगी तो चलेगा। व्हाट इज पड़ोस वाली कंपनी? एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, एक डोरमेंट कंपनी, एक ओपीसी कंपनी और एक स्मॉल कंपनी। तो पड़ोस वाली कंपनी अगर कैश फ्लो नहीं भी बनाएगी तो इट इज ओके। सर बना दिया तो क्या हो गया? बना दिया तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? सर हर बार फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 1 अप्रैल को शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। पर अगर कोई कंपनी 1 जनवरी को बनी है या उसके बाद बनी है किसी भी ईयर के, तो फिर उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अगले साल के 31 मार्च को। हेलो, उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अगले साल के 31 मार्च को। सो इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st of January, देन फाइनेंशियल ईयर विल एंड ऑन द 31st मार्च ऑफ द
फॉलोइंग ईयर, अगले साल के 31 मार्च को खत्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 17 सितंबर 2025 को कंपनी बनी तो 31 मार्च 2026 को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। अगर 1 दिसंबर को बनी तो भी 31 मार्च 2026 को एंड हो जाएगा। सर 31 दिसंबर को बनी तो 31 मार्च 2026 को एंड हो जाएगा। पर अगर 1 जनवरी को बनी तो 31 मार्च 2027 को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। यानी फाइनेंशियल ईयर मिनिमम 3 महीने मैक्सिमम 15 महीने का हो सकता है। हाँ अथर्व, यस, फाइनेंशियल ईयर मिनिमम 3 महीने का मैक्सिमम 15 महीने का हो सकता है। और एक बात और ध्यान रखना, क्या अगर मान लो सर हमारी कंपनी किसी बाहर वाली कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है और ऐसे करने की वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट करना पड़ता है। यू ऑल नो दैट अकाउंट्स का कंसोलिडेशन होता है, आपको कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट करना पड़ेगा। तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, मेरे से तो ज्यादा ही आते हैं ना। तो आई थिंक AS21 होता है फॉर कंसोलिडेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको कंसोलिडेशन करना पड़ता है होल्डिंग सब्सिडरी के साथ। अब उनका कुछ अलग ईयर चल रहा हो, मेरा कुछ अलग ईयर चल रहा हो, तो कंसोलिडेशन कैसे होगा अकाउंट्स का? तो उसके लिए आप सीजी को अप्रूवल डाल सकते हो कि प्लीज सीजी, प्लीज 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 मेरे को अलाउ कर दो कि मैं एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकूं। और अगर आप ऐसा अलाउ कर देता है सीजी आपको, तो आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। क्लियर? क्लियर सर। उसके बाद में आता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KMP? KMP किसे बोला जाता है? KMP का मतलब होता है सर CEO, MD, मैनेजर। जो आपकी कंपनी का CEO होगा, MD होगा, मैनेजर होगा, ये आपका KMP होता है। ओए KMP मतलब नहीं अलाउ किया तो नहीं करोगे। हाँ KMP मतलब करण मोमोज पॉइंट। KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सोनल। सर व्हाट इज की मैनेजरियल पर्सोनल? ऐसा बंदा जिसके बिना कंपनी का चलना असंभव होता है, ऐसे लोग। तो CEO, MD, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड वो सारे ऑफिसर जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टर्स काम करते हैं, उनके जस्ट इमीडिएटली एक लेवल नीचे जो बंदे होते हैं, जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टर काम करते हैं, उनके जस्ट इमीडिएटली एक लेवल नीचे जो बंदे होते हैं, वो वाले ऑफिसर्स भी। पर वो वाले भी कि सारे ऑफिसर नहीं, सिर्फ वो जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेजिग्नेट करेगा उनको KMP माना जाएगा, उनको KMP माना जाएगा। फिर बारी आती है सर ऑफिसर किसे बोलते हैं? ये ध्यान से समझना, ऑफिसर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑफिसर कौन होगा? सर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर। कहना है से डायरेक्टर लिखा है तो होल टाइम डायरेक्टर भी कवर होगा और पार्ट टाइम डायरेक्टर भी कवर होगा। कंपनी का मैनेजर, कंपनी का KMP, एंड दिस मैनेजर इज नॉट योर दैट वाला मैनेजर जो तुम समझते हो, ओए मैनेजर, ऐसा नहीं, ये वो वाला मैनेजर नहीं है। मैनेजर मतलब जिसके पास कंपनी के बहुत सारी इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड विद सब्सटैंशियली पावर्स ऑफ द कंपनी, होल ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। ये फाइनल में पढ़ोगे जाके, वो वाला मैनेजर होता है। या फिर ऐसा पर्सन जिसके इशारों पर बोर्ड नाचता है, जिसके इशारों पर बोर्ड नाचता है, तो वो बंदे को भी क्या माना जाएगा सर? वो बंदे को ऑफिसर माना जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तुमको? नहीं आ रहा ना? हमको सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। फाइनल में SPOM है ना, उसमें। तो एनी पर्सन जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड एक्स्टम्ड टू एक्ट है, वो बंदा भी ऑफिसर माना जाएगा। मान लो मेरे इशारों पे पूरा बोर्ड चलता है तो मुझे ऑफिसर माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर आया मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन पे। बुक आपके पास होगी, मॉड्यूल आपके पास होगा, ये नोट्स रेफर करोगे, क्या क्लैरिटी आएगी तुमको। ठीक है सर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट किसे बोलते हैं? ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब होता है, पहला होल टाइम डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट? क्योंकि कोई भी कांड होगा तो सबसे पहले किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी? ऑफिसर इन डिफॉल्ट की। तुम आओ बेटा पहले। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आएगा होल टाइम डायरेक्टर, KMP आ जाएगा। और अगर कंपनी है, कंपनी में KMP नहीं है, तो वो डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को पकड़ो जिनको चार्ज दिया गया था उस काम का और उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी कि ठीक है, हमने कुछ डायरेक्टर को स्पेसिफाई किया था, कंपनी ने कुछ डायरेक्टर को स्पेसिफाई किया था और वो डायरेक्टर्स को चार्ज दिया गया था, उन्होंने अपनी कंसेंट भी दी थी, तो वो डायरेक्टर को पकड़ो। और अगर ऐसे कोई डायरेक्टर को स्पेसिफाई भी नहीं किया था तो फिर सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे आपके? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। सारे डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट आ जाएंगे। और इस ऑल पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ चुका है, ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है ऑल डायरेक्टर वाले पॉइंट पे, कि अगर कंपनी में KMP नहीं है तो पहले तो वो डायरेक्टर पकड़ो जिनको स्पेसिफाई किया हुआ है, और अगर उनका नाम भी स्पेसिफाइड नहीं है, कोई डायरेक्टर को तुमने ऐसा स्पेसिफिकली मतलब डेजिग्नेट नहीं किया हुआ, तो फिर सारे डायरेक्टर विल बी कंसीडर्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अगला पॉइंट समझना, कोई भी ऐसा पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या KMP की इमीडिएट अथॉरिटी में काम करता है
और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मेंटेनेंस, फाइलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। और वो बंदे ने क्या करा, या तो किसी डिफॉल्ट में पार्टिसिपेट करा, या खुद परमिट करा किसी डिफॉल्ट को, या फिर कोई डिफॉल्ट हो रहा था उसके लिए करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो ये कांडी इंसान ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। ये कांडी इंसान ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। सर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके डायरेक्शंस पे पूरा बोर्ड काम करता है, वो पर्सन भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। पर इसमें तो हम भी फंस जाते, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इनकी एडवाइसेस पे भी तो बोर्ड चलता है। तो लॉ ने बोला अगर कोई बंदा अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है, उसकी प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो फिर हम उसे ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। यहां पर एक तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं सर, यहां पर एक तरीके से हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे बंदे की जिसके इशारों पर हमारा बोर्ड चल रहा है। ठीक है सर। अगर मान लो एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो हर डायरेक्टर जिसको उस कॉन्ट्रावेंशन के बारे में पता था, या वो कॉन्ट्रावेंशन उसकी कंसेंट या कॉनिवेंस से हुआ, मिली भगत से हुआ, तो हम उसको भी क्या मानेंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मानेंगे। यस राघव। और शेयर इशू या ट्रांसफर का अगर केस है, तो उस केस में शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार टू एन इशू, इनको भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। इनको भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। ओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हां सर। अब आ जाओ जरा यहां पर आप, और मैंने आपको काफी सारी डेफिनेशन जो है जो रेलेवेंट थी वो करा दी। इसके अलावा मैं देख रहा हूं बस कौन सी डेफिनेशन ऐसी है जो और मुझे अभी करानी चाहिए। एक नेटवर्थ की डेफिनेशन और देख लो। सर नेटवर्थ किसको बोलते हैं? नेटवर्थ में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आप ले लो पेड अप शेयर कैपिटल, प्लस उसमें सारे रिजर्व जो आपके प्रॉफिट्स वगैरह हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फ्री रिजर्व, वो सब ऐड कर लो। और अगर कोई डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ द P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट, वो ऐड कर देना। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस, वो माइनस कर देना। तो P&L अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को भी एडजस्ट कर देना। ये तो आपका बना ये वाला पार्ट। फिर इसमें से आप माइनस कर देना कोई आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, वो हटा दो। अगर कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा जो हो एक बार गया पर उसका बेनिफिट बहुत लॉन्ग टर्म तक मिलना होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। आज तुमने ऐड करा दी 2 करोड़ रुपए की, पर सारा फायदा आपको इस साल थोड़ी मिलता है। आपने इस साल कुछ खर्चा डाला, P&L में क्लेम करा, बाकी आप एसेट में दिखा देते हो एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अकाउंट्स है अब थोड़ी सी, तो वो आप हटा लो यहां से। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपके राइट ऑफ नहीं हुए थे, वो भी हटा दो, वो भी हटा दो। इज इट क्लियर? हाँ सर। बट इसके अंदर 2 चीजों को इग्नोर करके चलना, बिल्कुल उतना इग्नोर कर देना जैसे तुमको कोई तो इग्नोर कर देता है, बस उनको हटा देना, बस उनको हटा देना। पहला जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था वो, और राइटिंग बैक ऑफ द डेप्रिसिएशन अमैल्गमेशन, लाइक आपका डेप्रिसिएशन रिवर्सल हुआ, वो आप हटा के चलना। मतलब उसे आपको इग्नोर करना है, उसे इंक्लूड नहीं करना। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, ऑफिसर की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी। देन उसके बाद अगर मैं आऊं, मैंने काफी सारी चीजें और जो है वो आपको रीड करवा दी हैं, रिवाइज करा दी हैं। सर रिलेटिव किसको बोलते हैं? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलेटिव? हु इज योर रिलेटिव? हु इज योर रिलेटिव? तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो उसके रिलेटिव होते हैं, वो उसके रिलेटिव होते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेटिव होते हैं। और कुछ यहां पर इन्होंने प्रिस्क्राइब करा है कौन कौन आपके रिलेटिव्स होंगे। तो मैंने बोला फादर मदर, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ये लोग आपके रिलेटिव माने जाएंगे। फादर आपके रिलेटिव है, मदर आपके रिलेटिव है, आपका सन और आपकी डॉटर भी आपकी रिलेटिव है, स्पाउस भी आपकी रिलेटिव है। यानी एक बंदा है, उसकी स्पाउस उसकी रिलेटिव है, उसके मम्मी पापा उसके रिलेटिव है, उसके सन और डॉटर उसके रिलेटिव है, उसके ब्रदर सिस्टर उसके रिलेटिव हैं। यानी ये सारे लोग उसके रिलेटिव माने जाएंगे। और यहां पर सब जगह, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर सब जगह आपका स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन सब आ जाएगा, बस स्टेप डॉटर नहीं आएगा, ध्यान रखना। सारे स्टेप इंक्लूड होंगे, स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं होता, स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं होता यहां पे। नील बोल रहा है सर सेम एज इनकम टैक्स डेफिनेशन। नहीं, इनकम टैक्स में और अलग डेफिनेशन है, उधर वो सब भी बोलता है इंक्लूडिंग द लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। यहां पर वो सब नहीं है। वहां पर आप अपने खुद के लीनियल असेंडेंट, स्पाउस के लीनियल असेंडेंट, अपने लीनियल डिसेंडेंट, स्पाउस के लीनियल डिसेंडेंट, वो सब लेते हो। यहां पर वो नहीं लिखा भाई, इनकम टैक्स वाली अलग है। ठीक है, ठीक है सर। तो स्टेप ब्रदर आएगा, स्टेप सिस्टर आएगी, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सन आएगा। सन्स वाइफ में स्टेप वाइफ नहीं होती है, डॉटर्स हस्बैंड में कोई स्टेप हस्बैंड नहीं होता है। ये सब कुछ कवर हो जाएगा।
ठीक है सर। फिर उसके बाद आ जाओ आप रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलेटेड पार्टी? रिलेटेड पार्टी किसको बोला जाता है? आपकी कंपनी की रिलेटेड पार्टी किसको बोलेंगे? लाइक योर कंपनी, आपकी कंपनी की रिलेटेड पार्टी किसको माना जाएगा? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना यार, मेरे पास ना इसका एक चार्ट था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल चार्ट, 1 पेजर चार्ट मैंने बनाया था। लेट मी चेक वंस, अगर वो चार्ट मिल गया तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे। अगर वो चार्ट मिल गया तो आपके मजे आ सकते हैं। चलो, अगर मैंने ना एक सिंगल पेज पे एक रिलेटेड पार्टी का चार्ट बना रखा है, ठीक है, वो चार्ट जो है वो मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में ढूंढ के। अभी तुम समझ लो इधर से, एक कंपनी के लिए कौन कौन उसकी रिलेटेड पार्टी होता है। एक कंपनी के लिए उसके डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिलेटिव्स हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हमारे लिए रिलेटेड पार्टी हैं, डायरेक्टर के रिलेटिव भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी हैं। दूसरा, हमारी कंपनी के केएमपी हमारे रिलेटिव पार्टी हैं, केएमपी के रिलेटिव भी हमारी रिलेटेड पार्टी है। वेरी गुड। अगर कोई ऐसी फर्म है जिस फर्म में इस कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनके रिलेटिव्स पार्टनर हैं, तो वो फर्म भी हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ये डेफिनेशन पे इतना ज्यादा गहन फोकस मत करना, क्योंकि एक बार इंस्टीट्यूट ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब दोबारा पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा तुमको लगेगा हैवी, बट मैनेजेबल है, ठीक है। कोई फर्म जिस फर्म में इस कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, तो वो फर्म हमारी क्या है? वो फर्म हमारी रिलेटेड पार्टी है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी, जिस प्राइवेट कंपनी में हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर उस कंपनी में क्या है? मेंबर या डायरेक्टर है। अगर इस कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी है। फिफ्थ केस क्या बोलता है? अगर कोई पब्लिक कंपनी है, जिस पब्लिक कंपनी में हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर उस कंपनी में डायरेक्टर है, उधर डायरेक्टर होना चाहिए पब्लिक कंपनी में, और वो डायरेक्टर है और 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, डायरेक्टर है और 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, तो वो पब्लिक कंपनी भी हमारी क्या मानी जाएगी? रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। फिर कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, जिस बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसके एमडी या उसका मैनेजर इज एक्स्टम्ड टू एक्ट हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के हिसाब से, हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के हिसाब से अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर, ये लोग एक्स्टम्ड टू एक्ट हैं, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एडवाइस पे हमारा बोर्ड एक्ट करता है, यानी कोई पर्सन है जिस पर्सन की एडवाइस पे हमारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट, तो वो पर्सन भी क्या माना जाएगा? हमारी कंपनी का रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देते हैं तो कंसीडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारी कंपनी की या तो होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, वो हमारी रिलेटेड पार्टी है, यानी हमारी होल्डिंग कंपनी, हमारी सब्सिडरी कंपनी, हमारी एसोसिएट कंपनी या हमारी फेलो सब्सिडरी। फेलो सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? हमारी होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी। ये भी हमारी क्या होती है? ये भी हमारी रिलेटेड पार्टी हो जाती है, ये भी हमारी रिलेटेड पार्टी हो जाती है। और अगर कोई इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर कंपनी है हमारी, मतलब हमारी कंपनी में किसी कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है या वेंचरर कंपनी कर रखा है, तो भैया वो हमारी क्या मानी जाएगी? रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। एंड सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और अगर किसी को प्रिस्क्राइब किया जाएगा तो वो भी हमारा रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। सर किसी को प्रिस्क्राइब किया है? यस, आपकी कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी के केएमपी या डायरेक्टर्स, बट डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मत लेना, आपकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मत लेना, बाकी सारे डायरेक्टर्स और केएमपी और इनके रिलेटिव्स भी हमारी कंपनी के क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। ये लोग भी हमारे रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। यस सोलंकी साहब, यस, 2 लेयर अलाउड होती हैं,
तुषार बलानी इज आस्किंग सर स्मॉल कंपनी की लिमिट बता दो। 4 करोड़, 40 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल आपको 4 करोड़ देखनी होती है। टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 करोड़ देखना होता है। 4 और 40 की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए स्मॉल कंपनी के लिए, राइट। दिस इज योर रिलेटेड पार्टी। अब आ जाओ, आपको छुटपुट क्वेश्चंस हैं, मैं तुमको एक बार गो थ्रू करा देता हूं। एक दो क्वेश्चन तो मैंने इसी में डाले थे। अगर ये क्वेश्चन आपको और डिटेल में समझने हैं तो आप रेगुलर वाले डेमो भी देखोगे ना, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। तो अभी रेगुलर वाले डेमो देखोगे तो उसमें तुमको दिख जाएगा, ठीक है। वो सब्सिडरी वाले जो क्वेश्चन थे मैं बता देता हूं। एक कंपनी थी यश लिमिटेड, इसने 10 लाख इक्विटी शेयर करे, 10 रुपए फुल्ली पेड अप इशू करे, फिर 15 लाख इक्विटी शेयर और इशू करे, पर उस पर 5 रुपए पेड अप है। तो इसकी टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख शेयर 10 रुपए वाले 1 करोड़, 15 लाख शेयर 5 रुपए वाले 75 करोड़, 75 लाख। तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 1.75 सीआर। जब इसकी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल इज 1.75 करोड़, एक रघु लिमिटेड है जो इस कंपनी के 13 लाख शेयर होल्ड करती है, पर 13 लाख कौन से वाले? सिर्फ 5 रुपए वाले। तो 13 लाख शेयर होल्ड करती है 5 रुपए वाले, यानी 65 लाख। तो आउट ऑफ 1.75 सीआर आप सिर्फ 65 लाख की कैपिटल होल्ड करते हो, तो दैट इज नॉट मोर देन 50%। तो ये आपके लिए होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन था यहां पे। एक कंपनी है शिव लिमिटेड, इसकी 2 सब्सिडरी कंपनी है राम और रोहन। एक कंपनी है मानव लिमिटेड, मानव के टोटल शेयर है 8 लाख। इस 8 लाख शेयर में से राम इसके 3 लाख शेयर होल्ड करता है, रोहन इसके 1.5 लाख शेयर होल्ड करता है, यानी 8 में से 4 4.5 लाख शेयर ये दोनों होल्ड करते हैं। तो शिव लिमिटेड का इसमें डायरेक्ट कोई होल्डिंग नहीं है, बट शिव लिमिटेड अपने सब्सिडरी के थ्रू इसमें होल्ड कर रही है, तो मानव लिमिटेड विल बिकम द सब्सिडरी ऑफ शिव लिमिटेड। ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में 1% भी होल्ड नहीं करती, फिर भी इसकी होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, फिर भी इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपको और सारे कौन से क्वेश्चंस दिए हुए सर? और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दिखाना चाहूं तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हो, बाकी अपन क्वेश्चन आंसर वाले में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो सबसे पहले आप देख लो यही वाला, वो ऑल डायरेक्टर वाला, कि जॉनसन लिमिटेड पब्लिक इशू लेकर आ गई, इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ, कुछ डिफॉल्ट हो गया, और कंपनी में ना तो एमडी है ना होल टाइम डायरेक्टर है, कोई ऑफिसर को भी डेजिग्नेट नहीं किया हुआ। तो बताओ ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होगा? सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा ऑल डायरेक्टर्स। मैंने बोला ना, ये ऑल डायरेक्टर वाले पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इंस्टीट्यूट ने, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये आप पढ़ के जाना। फिर ये आगे आपको लिमिट वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, बथेरी बार आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है? एक पब्लिक कंपनी है बट उसको कन्वर्ट होना है प्राइवेट में। तो वो पब्लिक कंपनी जो है जिसको कन्वर्ट होना है प्राइवेट में, उस पब्लिक कंपनी में 50 डायरेक्टर मेंबर्स हैं, 15 एम्प्लॉय मेंबर हैं, 10 एक्स एम्प्लॉय मेंबर हैं, 5 कपल्स मेंबर हैं जो 10 लोग हैं, और 145 अदर लोग हैं। तो इस तरीके से इस कंपनी में टोटल 230 आई थिंक मेंबर्स हैं। क्या इस कंपनी को अगर प्राइवेट में कन्वर्ट किया जाए तो क्या इन लोगों को कम करना पड़ेगा? देखते हैं। प्राइवेट कंपनी में ये 50 काउंट होंगे, इन 15 को काउंट करेंगे? नहीं। इन 10 को काउंट करेंगे? नहीं, इन 10 को 5 काउंट किया जाएगा और ये हो जाएंगे आपके 145। तो टोटल मिलाकर मैं बोलूंगा 200 हो जाएंगे। तो एज पर प्राइवेट कंपनी का प्रोविजन ये लोग तो कंप्लायंस में है। तो अगर आप इस पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करते हो इन द प्राइवेट कंपनी, आपको लोगों को कम करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका नेटवर्थ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। ये आपसे वो लिस्टेड का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ कौन सी कंपनी लिस्टेड मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तुम याद कर लो भाई, 3 कंपनी को लिस्टेड नहीं मानना है। कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी लाकर लिस्ट कराती है, वो लिस्टेड नहीं होगी। कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर इंडिया में लिस्टेड नहीं है पर इंडिया के बाहर लिस्टेड है, उसे लिस्टेड नहीं मानेंगे। और कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी लाती है, एनसीआरपीएस लाती है, या दोनों लाकर लिस्ट करा देती है, हम उसे लिस्टेड नहीं मानेंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, तो अच्छा वाला क्वेश्चन अगर आप बोलोगे तो मैं दिखाऊं, दैट इज ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, ये ऐसे अच्छे क्वेश्चन है। हैश लिमिटेड इज अ कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसके अंदर 5 डायरेक्टर हैं। एक सोनिक प्राइवेट लिमिटेड है जो कि सब्सिडरी है हैश लिमिटेड की, ये एक्टिवली बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। इसकी पेड अप कैपिटल 1.5 करोड़ है और 40 मेंबर है इस कंपनी में, टर्नओवर 18 करोड़ है, और ये प्राइवेट कंपनी है पर ये स्टार्टअप नहीं है। आपको बताना है क्या इस सोनिक प्राइवेट लिमिटेड को कैश फ्लो बनाना जरूरी है या नहीं है। भाई इन्होंने पता है क्या करा, इन्होंने 2
कंपनीज को, दो डेफिनेशंस को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा। कौन से दो डेफिनेशन पता है? एक इन्होंने लपेटा मारा किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन को, और एक इन्होंने यहां पर कवर कर लिया किसको? सब्सिडरी कंपनी की भी डेफिनेशन को और स्मॉल कंपनी की भी डेफिनेशन को मिला जुलाकर एक क्वेश्चन पूछा। अब तुम सुनो, तुम ऐसे सोचो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन नहीं भी बनाए तो चलेगा। मैंने बोला था पड़ोस वाली कंपनी, पड़ोस वाली कंपनी, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है, डी डोरमेंट कंपनी है, ओ 1% कंपनी, एस स्मॉल कंपनी। चेक करो, क्या ये प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है? नहीं। ठीक है, क्या ये डोरमेंट कंपनी है? नहीं, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कंपनीज एक्टिवली कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो ये स्टार्टअप नहीं है, डोरमेंट नहीं है, तो पीडी तो हट गया। ओ, क्या ये ओपीसी है? नहीं, क्योंकि इसमें 40 मेंबर है। क्या ये स्मॉल कंपनी है? अब तुम लिमिट में जाओगे, 1.5 करोड़ 18 करोड़, हाँ सर 4 करोड़ 40 करोड़ के अंदर ही है लिमिट, 4 करोड़ 40 करोड़ के अंदर ही है लिमिट, पर लिमिट से कुछ नहीं होता ना बाबू। ये क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। स्मॉल कंपनी में लिखा हुआ था कि सब्सिडरी कंपनी पे ये नहीं लगेगा, यानी सब्सिडरी होल्डिंग होगे तो तुम स्मॉल नहीं माने जाओगे, भले ही तुम्हारी लिमिट क्राइटेरिया के अंदर हो। तो ये स्मॉल कंपनी भी नहीं है, यानी इसको कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी है। ये स्मॉल कंपनी भी नहीं है, इसको कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी है। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो 4 अलग अलग पॉइंट पकड़े इन्होंने। ओपीसी इसलिए नहीं है क्योंकि 40 मेंबर है, स्टार्टअप नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है, एक्टिवली बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, इसका मतलब डोरमेंट कंपनी नहीं है, और सब्सिडरी कंपनी है तो स्मॉल कंपनी बन नहीं सकती लिमिट की, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लिमिट का कुछ भी हो जाए, फिर भी ये स्मॉल नहीं बन पाएगी। तो चारों के तरीके से आपको आंसर यही जो मैंने बोले ये इन्होंने कैटेगराइज करके यहां लिखे और बोला इसको क्या बनाना पड़ेगा? मैंडेटरली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो जो सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पे आता है। एक कंपनी है कोस्टल प्राइवेट लिमिटेड और एक कंपनी है सेलेस्टा प्राइवेट लिमिटेड। सेलेस्टा प्राइवेट लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 70 लाख और सेलेस्टा प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर दे रखा है 1.9 CR। तो आपको ये देख के तो लग रहा होगा कि सेलेस्टा प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी, बट ये स्मॉल कंपनी नहीं होगी बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी ऑफ सम अदर कंपनी। तो ये क्या बन जाएगी? ये स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी, इट इज अ नॉर्मल कंपनी। एक बात और बताऊं, आईसीआई और कहां फंसा सकता है? एक पॉइंट बोनस टिप देके जा रहा हूं, इसके लिए कमेंट कर देना, इसी पे ही लाइक कर देना वीडियो को। एक और बोनस पॉइंट बता के जा रहा हूं, एक बार कभी ना कभी हो सकता है आईसीएआई ऐसा क्वेश्चन बना देगा, वो यहां प्राइवेट लिखेगा ही नहीं। जिस कंपनी की लिमिट्स आपको देगा ना वो प्राइवेट लिखेगा ही नहीं, वो ऐसा लिख देगा सेलेस्टा लिमिटेड इज दिस कंपनी की टर्नओवर जो है वो 40 के अंदर कर देगा, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के अंदर कर देगा, टर्नओवर जो है 40 करोड़ के अंदर कर देगा और पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के अंदर कर देगा, और फिर तुमको बोलेगा बताओ स्मॉल कंपनी है या नहीं है, और तुम लिमिट्स देखते रह जाओगे कि हाँ इसकी लिमिट 4 करोड़ के अंदर है, टर्नओवर 40 करोड़ के अंदर है, तो इसका मतलब ये कंपनी हमारी क्या है? स्मॉल कंपनी है। ये स्मॉल कंपनी है क्योंकि 4 और 40। अबे लल्लुओं, तुम ऊपर यही देखना भूल गए कि उसने नाम में लिखा होगा लिमिटेड। और स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में बेसिक कंडीशन शुरू में ही क्या थी? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट, विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। वो कंपनी होनी चाहिए जो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी कैन बी स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी तो स्मॉल बन ही नहीं सकती। इस पे बैंड बजाई जा सकती है। आईसीएआई ने वीडियो देख ली ना, कहीं उसके दिमाग में कुछ भी ऐसा क्लिक हुआ तो ये क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूं मिलेगा कभी ना कभी, और मेरे को दो तो मैं तो बना ही दूं, यही क्वेश्चन बना दूं मैं तो, कि जहां पर वो तुमको जानबूझ के कंपनी में पीवीटी देगा ही नहीं, तुम सीधा नीचे लिमिट्स में घूमते रह जाओगे, ये ढूंढते रह जाओगे ये किसी की होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं है ना, लिमिट तो ठीक है ना, सब ठीक है, और तुम लिख के आ जाओगे स्मॉल कंपनी है, जबकि उस क्वेश्चन में ऊपर लिखा होगा क्या? कि वो पब्लिक कंपनी थी। तो भले ही लिमिट अंदर हो, भले ही होल्डिंग सब्सिडरी ना हो, तो भी वो क्या हो जाएगी? स्मॉल कंपनी मानी नहीं जाएगी बिकॉज इट इज अ पब्लिक कंपनी। समझ में आई बात? डन डनाडन डन, फटाफट चैट पे लिखो डन डनाडन डन। तुमको मजा आ गया? चैप्टर 1 की पूरी सारी चीजें रिवाइज करके एकदम अच्छे से रिकॉल करके मजा आया? तो फटाफट से तुमको कमेंट के अंदर प्लीज फीडबैक लिख के जाना है। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कच्ची करनी पड़ेगी कट्टी। तुम लोग को कमेंट करके जाने, लाइक कर देना वीडियो को, और वीडियो को लाइक करोगे तो और सारे लोगों तक वीडियो पहुंचती है, ठीक है, और लोग भी पढ़ लेंगे। कर भला तो हो भला। तो वीडियो पे लाइक, और पैसे नहीं लगते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा तुम्हारा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, कोई नहीं काटेगा तुम्हारा टीडीएस, कुछ नहीं होने वाला, बस तुम लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ठीक है सर।
अब नेक्स्ट वाली जो क्लास है वो अपन रखेंगे परसों, एंड दैट वी विल डू चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। और उसको मैं अभी ही क्या कर दूंगा, शेड्यूल कर दूंगा। और जैसे ही अपने ये तीनों चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और कोई ऐसी हवाबाजी वाली राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, बढ़िया वाली करेंगे, ठीक है। उसके अंदर अच्छे से लिख लिख के समझेंगे क्वेश्चन को। राइट सर। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अच्छा, पूरा शेड्यूल जो रहेगा ना, पूरा शेड्यूल वो टेलीग्राम में तुमको डाल दूंगा आज मैं, ठीक है। टेलीग्राम में पूरा शेड्यूल दे दूंगा, रिविजन्स का भी और राइटिंग प्रैक्टिस का भी, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।